BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 281 to 300 अध्याय 281 खंडहर में प्रवेश। जैसे ही आकाश में गहरी और गहरी दरार दिखाई दी, इस दुनिया में भयानक ऊर्जा ने आखिरकार अपना कहर बरपाना बंद कर दिया। क्या यह एक स्थानिक दरार है? ऐसा लगता है कि खंडहर वास्तव में प्रकट नहीं हुए हैं। दूर के आकाश में अंधेरी दरार को देखते हुए ज़ियाओ यिक्सियन ने खुद से कहा। उसने पहले भी प्राचीन ग्रंथों में ऐसी ही स्थितियां देखी थी। कुछ खंडहर दिखाई देने पर खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं करते थे, केवल एक अंधेरी दरार छोड़ देते थे। हालांकि ऐसी घटनाएं दुर्लभ थीं और ज़ियाओ यिक्सियन को यकीन नहीं था कि यह वास्तव में खंडहर का प्रवेश द्वार था। अगर उसने गलत अनुमान लगाया तो उसके पास स्थानिक दरार के अंदर जीवित रहने की ताकत नहीं थी। जैसे ही ज़ियाओ यिक्सियन हिचकिचाया, छोटे से गांव से 1 दर्जन मील दूर से लगभग 1 दर्जन आकृतियां इस दिशा की ओर उड़ रही थी। नेता एक बूढ़ा आदमी था जिसने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसके बाल सफेद थे और उसकी पीठ पर हरे रंग के रुके हुए पंख थे। उसके पीछे माँ परिवार के लोग थे, जिनमें मदेवान भी शामिल था। साथ ही 3 काले वस्त्रधारी व्यक्ति थे, जिनकी ताकत उच्च स्तरीय दुसम्राट क्षेत्र में थी। वरिष्ठ लियू, सौभाग्य से मुझे सूचना पहले ही मिल गई और मैं पहले यहाँ पहुंच गया। अन्यथा इस तरह के हंगामे के साथ अनगिनत लोग यहाँ आ जाते। मादयुवान काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हुए चापलूसी भरे लहजे में बोला। मादयुवान की बातें सुनकर काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। इस बार तुमने अच्छा किया है। खंडहर से बाहर आने के बाद मैं तुम्हें उदारता से पुरस्कृत करूंगा। काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के वादे के साथ मादयुवान के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी और फिर उसने अपने बगल में हरे वस्त्रधारी अधेड़ व्यक्ति को उत्तेजक ढंग से देखा। थोड़ी देर में समूह छोटे से गांव के पास पहुंच गया और उनके सामने एक अंधेरी दरार दिखाई दी। क्या ये सिर्फ एक स्थानिक दरार है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनियंत्रित स्थानिक शक्ति ने केवल कुछ मील के भीतर की चीजों को ही नष्ट कर दिया। अगर खंडहर पूरी तरह से प्रकट हो जाते तो मुझे डर है कि पूरा गिरता हुआ जंगल भयानक स्थानिक शक्ति द्वारा नष्ट हो जाता और तब तक उत्तर पश्चिम महाद्वीप के सभी शक्तिशाली लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते। आसमान में स्थानिक दरार को देखकर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से बड़बड़ाया। वरिष्ठ लियू का क्या मतलब है? क्या यह अंधेरी दरार खंडहर का प्रवेश द्वार है? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की बड़बड़ाहट सुनकर मादयुवान और उसके बगल में हरे वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति बहुत उत्सुक थे और उन्होंने पूछा। हाँ, यह एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। खंडहर उस दरार के अंदर है, काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि अब बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप अवसरों का पता लगाने के लिए मेरे पीछे आ सकते हैं। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उत्साहित था क्योंकि उसने एक धीमी आवाज में चिल्लाया और गांव को दरकिनार करते हुए सीधे अंधेरी दरार की ओर उड़ गया। ... कोई आ रहा है। आसमान में विसंगति को महसूस करते हुए ज़ियाओ यिक्सियन जल्दी से पास के जंगल में छिप गया। यह मादयुवान और उसका समूह है। वे यहाँ कैसे आए? कई लोगों की आकृतियों को स्पष्ट रूप से देखने के बाद ज़ियाओ यिक्सियन ने खुद से कहा। सामने उड़ रहे बूढ़े व्यक्ति की आभा कुछ हद तक मजबूत है। क्या वह दुसम्राट की शक्ति हो सकता है? जब उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आभा को महसूस किया तो ज़ियाओ यिक्सियन ने जल्दी से अपनी आभा को छुपा लिया। ... आसमान के ऊपर काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में समूह जल्दी से अंधेरे दरार के बगल में आ गया। हालांकि 8 व्यक्ति अंदर कदम रखे बिना बाहर ही रहे। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति कुछ जटिल हो गई। अचानक अपने साथियों हो युनफेंग और वान जिन के व्याकुलता का फायदा उठाते हुए वह डूकी हुई के साथ बाहर निकला और सीधे उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उन्हें अंधेरे दरार में फेंक दिया। आह! 2 चीखों के साथ दोनों व्यक्तियों के शरीर तुरंत अंधेरे दरार में गायब हो गए। काले वस्त्र पहने बूढ़े की हरकतों को देखकर आसपास के लोगों ने आवाज करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि कहीं वे अगले व्यक्ति न हो जो इसमें फंस गए हों। कई मिनट तक इंतजार करने के बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। फिर वह बचे हुए 5 लोगों की ओर मुड़ा और कहा, तुम 5 मेरे पीछे दरार में चले आओ। काले वस्त्र पहने बूढ़े की बातें सुनकर बचे हुए 5 लोग झिझकने लगे। दरार में घुसने से बचने का मौका मिल सकता था, लेकिन अगर वे नहीं गए तो वे तुरंत बूढ़े के हाथों मर सकते थे। स्थिति को अच्छी तरह समझते हुए थोड़ी देर की झिझक के बाद उन्होंने अपने दांत पीस लिए और एक के बाद एक अंधेरी दरार में घुस गए। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आखिरी व्यक्ति था जिसने अंदर कदम रखा। नीचे ज़ियाओ यिक्सियन ने सभी लोगों को दरार में घुसते देखा। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर चली गई। इस समय उसने अचानक देखा कि 2 अधेड़ उम्र के लोग एक चट्टान के पीछे छिपे हुए हैं और गांव के लोग शोरगुल देखने के लिए दौड़ रहे हैं। संयोग से इस समय पैंगहू और चूलियान ने भी जंगल से बाहर आते हुए ज़ियाओ यिक्सियन को देखा। वरिष्ठ, आप ही अंदर क्यों नहीं जाते? ज़ियाओ यिक्सियन की नजर उन पर देखकर पैंगहू ने तुरंत उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। ज़ियाओ यिक्सियन धीरे धीरे दोनों पुरुषों के पास पहुंची और अपना सिर हिलाते हुए कहा, जल्दबाजी नहीं है। मैं उनकी थोड़ी देर अंदर जाने के बाद अंदर जाऊंगी। जहां तक तुम दोनों की बात है, क्या तुम अभी भी खंडहर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। इसे मुझे यहाँ तक पहुँचाने का इनाम समझो। यह ज़ियाओ यिक्सियन के शब्दों को सुनकर दोनों पुरुष बहुत उलझन में पड़ गए। उन्होंने अभी अभी आकाश में 8 शानदार आकृतियां भी देखी थी जो कम से कम 8 डुवान पावर हाउस थी। अपने साधना स्तरों के साथ अगर वे अंदर जाते तो वे तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं होते। दोनों पुरुषों की झिझक को देखकर ज़ियाओ यिक्सियन ने कहा, यदि आप अंदर जाने की योजना नहीं बनाते हैं तो ये गोलियां और यह क्रिस्टल कार्ड ले और अपने पीछे ग्रामीणों के साथ चले जाएं, क्योंकि जल्द ही अधिक शक्तिशाली लोग आएंगे और यदि वे लापरवाही से काम करते हैं तो पूरा गांव नष्ट हो सकता है। ये कहने के बाद ज़ियाओ यिक्सियन ने कई शीशियां और 2 मिलियन सोने के सिक्कों की कीमत का एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। शीशियों में कुछ गोलियां थीं जिन्हें उसने परिष्कृत किया था। ज़ियाओ यिक्सियन ने जो कुछ निकाला उसे देखकर पैंगहू को पता चल गया कि यह उनके लिए मुआवजा है।
अपनी ताकत के साथ भले ही वे खंडहर में प्रवेश करते, वे तोप के चारे की तरह होते। धन्यवाद सीनियर। ये पता लगाने के बाद पेंगू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जियो यिक्सियन द्वारा सौंपी गई गोलियां और क्रिस्टल कार्ड ले लिया। फिर वह मुड़ा और ग्रामीणों की ओर चल पड़ा। जियो यिक्सियन की नजर में पेंगू ने ग्रामीणों के पास जाकर उस मजबूत आदमी से कुछ शब्द कहे। सभी ग्रामीण इस जगह से दूर दिशा में जाने लगे। जब ग्रामीण धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गए तो जियो यिक्सियन ने अपनी नजर फिर से अंधेरी दरार पर केंद्रित की। अब जब माँ देवान और अन्य लोग अंदर चले गए हैं तो उन्हें अब तक बहुत दूर चले जाना चाहिए था। ये सोचते हुए जियो यिक्सियन की पीठ से अचानक बैंगनी डुकी हुई पंखों की एक जोड़ी उभरी और उसकी आकृति सीधे अंधेरी दरार की ओर उड़ गई। इस अध्याय का अंत अध्याय 282 जहर भेड़िया सिर भाड़े का समूह। जियाओ यिक्सियन की आकृति अंधेरे दरार में गायब हो जाने के बाद आकाश के दूसरे हिस्से में अंतरिक्ष अचानक विकृत हो गया और जल्द ही मुड़ी हुई जगह से एक चांदी के बालों वाली युवा लड़की की आकृति उभरी। चांदी के बालों वाली युवा लड़की ने एक हल्का कदम उठाया और जियाओ यिक्सियन का पीछा करते हुए अंधेरे दरार में चली गई। जैसे ही जियाओ यिक्सियन ने अंधेरे दरार में कदम रखा, आसपास का वातावरण पूरी तरह से काला हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी दृष्टि के अंत में एक हल्की चांदी की रोशनी चमक रही थी। अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए जियाओ यिक्सियन अंत में फीकी चांदी की रोशनी की ओर उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद एक चांदी की रोशनी की अंगूठी उसकी दृष्टि में स्पष्ट और स्पष्ट होती गई। ये चांदी की रोशनी की अंगूठी खंडहर का असली प्रवेश द्वार होनी चाहिए। एक पल सोचने के बाद जियाओ यिक्सियन ने धीरे धीरे चांदी की रोशनी की अंगूठी में कदम रखा। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से चांदी की रोशनी की अंगूठी में प्रवेश किया, उसे तेज चक्कर आ गया। जब जियाओ यिक्सियन ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को माँ देवान और उसके समूह की मौजूदगी के बिना एक विशाल घास के मैदान पर खड़ा पाया। आसपास के माहौल को देखते हुए जियाओ यिक्सियन ने उत्साह से कहा, ऐसा लगता है कि मैंने सही अनुमान लगाया। अंतरिक्ष दरार वास्तव में खंडहरों का प्रवेश द्वार है। फिर जियाओ यिक्सियन ने एक दिशा पकड़ी और अपनी पीठ पर अपने बैंगनी डूब की पंखों को हिलाते हुए उस दिशा की ओर उड़ी। लंबे समय तक उड़ने के बाद जियाओ यिक्सियन ने आखिरकार अपने सामने एक अंतहीन घास का मैदान नहीं देखा, बल्कि धीरे धीरे पेड़ दिखाई देने लगे और ये पेड़ आमतौर पर बाहर के पेड़ों से बहुत बड़े थे। ये जगह बहुत विशाल है। सिर्फ घास का मैदान ही लगभग 100 मील तक फैला हुआ है, जियाओ यिक्सियन ने खुद से कहा। फिर वह ऊपर के प्राचीन जंगल की ओर उड़ती रही। हालांकि जैसे जैसे वह उड़ती रही, उसने अचानक देखा कि नीचे घने जंगल में अन्य जीव जीवित थे। उत्सुकता से जियाओ यिक्सियन ने एक अपेक्षाकृत खुला क्षेत्र पाया और जंगल में उतर गई। इस बीच एक अन्य स्थान पर जियामाडू साम्राज्य में दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारे पर किंगशान टाउन में कमर से तलवार लटकाए हुए एक सफेद कपड़े पहने लड़की भीड़ भरी सड़क पर कदम रखती है और सीधे एक छोटी सी दुकान पर जाती है। लड़की के चेहरे पर नाजुक नजारे और दुबली पतली काया थी जो आम लोगों से अलग एक अनोखी आभा बिखेरती थी। तलवार को मेज पर रखते हुए नालन यानरान ने अपने स्टोरेज रिंग से कई तरह के दानव जानवर के मांस के टुकड़े निकाले और उन्हें पास की मेज पर रख दिया। फिर वह जोर से चिल्लाए, बॉस, मेरे लिए दानव जानवर के मांस के इन टुकड़ों को अलग से तलें और बाकी को आप अपने लिए रख सकते हैं। साथ ही मेरे लिए शराब का एक और बर्तन भी लाएं। ठीक है। नालन यानरान की आवाज सुनकर काउंटर के पीछे खड़े मजबूत बॉस ने जल्दी से वेटरों को बुलाया। मिस लेन, कृपया 1 मिनट रुकें, मैं तुरंत आपके लिए इसका इंतजाम कर दूंगा। 2 वेटर जल्दी से आए, नालन यानरान का गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर दानव जानवर के मांस के कई टुकड़ों को रसोई में ले गए। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रशिक्षण के अपने दिनों के दौरान नालन यानरान लगभग हमेशा सुस्त वातावरण से बाहर आती थी और इस हलचल भरे किंगशान टाउन में कुछ समय के लिए आराम करती थी। आज हमेशा की तरह वो प्रसंस्करण के लिए कुछ शिकार किए गए दानव जानवर के मांस को रेस्तरां में ले आई। खाने के बाद उसने टहलने की योजना बनाई और फिर रात को आराम करने के लिए एक सराय खोजने की योजना बनाई। हालांकि जब नालन यानरान आज रेस्तरां में पहुंची तो उसने देखा कि 2 अजीब नजरें उसकी ओर निर्देशित थीं, लेकिन इस समय उसने नजर पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वेटर नालन यानरान की मेज पर दानव जानवर के मांस से बने व्यंजन और अच्छी शराब का एक जार लेकर आए। मिस लेन, व्यंजन तैयार हैं, कृपया आनंद लें, वेटर ने कहा। ये सुनकर नालन यानरान ने धीरे से सिर हिलाया। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे चबाया। बहुत आराम से दिख रही थी। निगलने के बाद उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, जल्दी से अपने लिए एक कटोरी शराब डाली और उसे पी गई। तेज शराब जल्दी से उसके गले से होते हुए उसके पेट में चली गई। अच्छी शराब। नालन यानरान द्वारा शराब की तारीफ करने के बाद वह अचानक भौचक्की रह गई। शराब जहरीली है, किसने इसमें जहर मिलाया? उसकी निगाहें हॉल में तलाशने लगी। इस बीच हाँ, हमें आखिरकार तुमसे निपटने का मौका मिल ही गया, सुंदरी। जैसे ही नालन यानरान ने इधर उधर देखा, कोने के पास की एक मेज से 2 कुछ हद तक भयावह आकृतियां अचानक उठ खड़ी हुई। क्या तुम दोनों ने शराब में जहर मिलाया था? नालन यानरान ने कुछ कमजोर आवाज में पूछा। हाँ, ये सही है, हमने इसमें जहर मिलाया था, कोने के पास खड़े 2 भयावह लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ये वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप है, उन्होंने वास्तव में एक छोटी लड़की को जहर दिया था। बेशर्म, अगर ये लड़की वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के हाथों में पड़ गई तो उसका कोई भला नहीं होगा। नालन यानरान की तरफ हो रहे हंगामे ने स्वाभाविक रूप से दूसरे ग्राहकों और दुकानदार का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इन लोगों ने सिर्फ कुछ शब्द कहे और नालन यानरान की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। 30 साल की उम्र के 2 अधेड़ उम्र के पुरुष जो खड़े हुए मुस्कुराए और नालन यानरान के पास चले गए। फिर उन्होंने जोर से कहा, सेकंड कैप्टन को आप पर फिदा हो गए हैं, मिस। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे नहीं कर सकते? नालन यानरान ने दोनों पुरुषों को घूरते हुए और नर्म आवाज में कहा, क्या दूसरे कैप्टन ने आपको ऐसा करने का आदेश दिया था? ये सही है, हमारे दूसरे कैप्टन ने एक बार आपकी पीठ देखी थी और उसे भूल नहीं पाए। हालांकि उसके पास आपको ढूंढने का समय नहीं था,
इसलिए उसने हम भाइयों को किंगशान टाउन पर नजर रखने का आदेश दिया। आज हमने आखिरकार आपको पकड़ लिया। दोनों लोगों ने कुछ भी नहीं छिपाया और नालन यानरान को लगभग वो सब कुछ बता दिया जो वे जानते थे, क्योंकि उनकी नज़र में नालन यानरान को पहले से ही जहर दिया गया था और उसमें कोई प्रतिरोध नहीं था। बूढ़े चार, जाओ दूसरे कप्तान को खुशखबरी बताओ। उसे बताओ कि जिस सुंदरता के बारे में वह सोच रहा था वह अब हम दो भाइयों के हाथों में है। जब आदमी ने बोलना समाप्त किया तो उसने नालन यानरान के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि तभी अचानक सभी की आंखों में एक बेहद तेज तलवार की रोशनी चमक उठी। अगले ही पल आदमी का हाथ बड़े करीने से जमीन पर गिर गया। उसके बाद एक करुण चीख सुनाई दी, आह मेरा हाथ, तुम्हें जहर नहीं दिया गया है। इससे पहले कि आदमी अपना दूसरा वाक्य पूरा कर पाता, नालन यानरान की दूसरी तलवार उसके अंदर घुस गई। सफेद रोशनी की चमक के साथ आदमी की छाती से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया। दूसरे आदमी ने कुछ ही कदम उठाए इससे पहले कि उसे हंगामे का पता चले। जब वह पीछे मुड़ा तो उसकी गर्दन पर ठंडी आभा चमक उठी। अगले ही पल वह पीछे की ओर गिर पड़ा और अपने हाथों से अपनी गर्दन को ढक लिया। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। दुकान में मौजूद अन्य लोगों की चौंकती निगाहों को अनदेखा करते हुए नालन यानरान की आंखों में ठंडक का भाव था। वह दुकानदार की ओर मुड़ी और पूछा, वुल्फहेड मर्सनरी ग्रुप कहाँ है? अध्याय 283, वुल्फहेड भाड़े की सैनिकों का सफाया। छोटी सी दुकान के अंदर दुकानदार ने सदमे की हालत में अनिच्छा से वुल्फहेड भाड़े की सैनिकों के समूह का पता बताया। वुल्फहेड भाड़े की सैनिकों के समूह का अनुमानित स्थान जानने के बाद नालन यानरान ने अपनी तलवार पर लगे खून को धीरे से झाड़ा और फिर छोटी सी दुकान के बाहर चलने के लिए मुड़ी। किंगशान टाउन के बाहरी इलाके में एक मुख्य सड़क पर गेंदा सवार 7 या 8 लोगों का एक समूह आगे बढ़ा, रास्ते में अपने घोड़ों को उकसाते हुए। रास्ते में सभी राहगीर दुर्घटनावश चोट लगने के डर से जल्दी से भाग गए। ये फिर से वही आदमी है, अंकल केगान, चलो जल्दी से चलते हैं। चून की घोड़े पर सवार ये कुछ लोग आ रहे थे। सड़क के किनारे खड़ी एक हरे कपड़े पहने लड़की अचानक पीली पड़ गई और जल्दी से अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी से बोली, ठीक है चलो बस उनसे दूर रहते हैं। केगान, अधेड़ उम्र का आदमी, बार बार सिर हिलाता रहा और फिर लड़की के साथ मुड़ गया। फिर भी घोड़े पर सवार लोगों का समूह छोटी सी दुकान के पास रुका और उनमें से एक ने जोर से चिल्लाया, क्या ये लोग ब्लड बैटल मर्सनरी ग्रुप के नहीं हैं? हमारे वुल्फहेड मर्सनरी ग्रुप को देखकर तुम अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकते? शोर सुनकर केगान और हरे कपड़े पहने लड़की दोनों ने भौहें सिकुड़ी और पीछे मुड़ गए। घोड़े पर सवार लोगों में सबसे आगे वाला पतला आदमी केगान और हरे कपड़े पहने लड़की पर नजर घुमाता हुआ मुस्कुराया, ओह ये केगान निकला। क्या तुम फिर से दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की योजना बना रहे हो? हाँ, हम दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, केगान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तो सावधान रहो, तुम जैसी बूढ़ी हड्डी को दानव जानवरों द्वारा खाए जाने मत दो। केगान का जवाब सुनकर दुबले पतले आदमी ने बेशर्मी से उपहास किया। फिर उस आदमी की उपहास भरी टिप्पणी सुनकर केगान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केगान की प्रतिक्रिया देखकर दुबला आदमी कुछ बार हंसा और फिर अपनी नजर हरे कपड़े पहने लड़की पर घुमाई जो केगान के पीछे छिपकर चकमा दे रही थी। उसने अपने होठों को चाटा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, रुको, तुम और भी प्यारी होती जा रही हो। मेरी पसंदीदा लड़कियां तुम्हारी जैसी है। हाँ, स्वाद, यह अद्भुत है। भविष्य में अकेले मत रहना, हे। हरे कपड़े पहने लड़की को चिढ़ाने के बाद दुबला आदमी दिल खोलकर हंसा, अपने घोड़े को चाबुक मारा और शहर की चहल पहल वाली सड़क की ओर सरपट दौड़ा। पतले आदमी को जाते हुए देखकर केगान और हरे कपड़े पहने लड़की दोनों ने राहत की सांस ली। हालांकि जैसे ही दुबले आदमी का घोड़ा कुछ ही दूरी पर निकल गया, सड़क पर अचानक सफेद कपड़े पहने एक आकृति दिखाई दी। इस आकृति को देखकर दुबले आदमी ने जल्दी से अपने गेंडे को नियंत्रित किया और सफेद कपड़े पहने लड़की की दिशा में चला गया। दुबले पतले आदमी की हरकतें देखकर उसके पीछे खड़े दूसरे लोग तुरंत उसके इरादों को समझ गए। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर सफेद कपड़े वाली लड़की का रास्ता रोकते हुए उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। घोड़े पर सवार 8 आदमियों को लगभग सड़क को अवरुद्ध करते हुए देखकर धीरे धीरे चल रही सफेद कपड़े वाली लड़की ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। दूसरे कप्तान, क्या आपने वान परिवार के वान भाइयों से शहर पर नजर रखने के लिए नहीं कहा था? ये सुंदरता अब मुख्य सड़क पर दिखाई दे रही है और उन 2 लोगों की परछाई भी नहीं देखी गई है। वे वास्तव में बेकार हैं। पतले आदमी के पीछे से एक आवाज आई, अच्छा, वे दोनों वास्तव में अक्षम हैं। पीछे से शब्द सुनकर दुबले पतले आदमी ने बस एक वाक्य कहा, इससे पहले कि उसकी नजर बेईमानी से सफेद कपड़े वाली लड़की पर जाती। हाँ, छोटी सुंदरी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। अपने गले में अचानक एक घूंट भरते हुए दुबले पतले आदमी ने कामुकता से मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला। तुम गन न्यू हो, वुल्फहेड मर्सनरी ग्रुप के दूसरे कैप्टन। सफेद कपड़ों वाली लड़की की आंखों में ठंडक थी और उसने ठंडे स्वर में पूछा, हाँ, मैं गन न्यू हूँ, वुल्फहेड मर्सनरी ग्रुप का दूसरा कैप्टन। छोटी सी सुंदरी सफेद कपड़ों वाली लड़की की बातें सुनकर दुबले पतले आदमी ने बड़े गर्व के साथ अपनी पहचान बताई। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी आधी बात पूरी कर पाता, एक और ठंडी आवाज आई, चूंकि तुम गन न्यू हो तो नरक में जाओ। जैसे ही बर्फीली आवाज गूंजी, सफेद कपड़ों वाली महिला की तलवार अचानक बाहर आ गई। दुबले पतले आदमी की प्रतिक्रिया करने से पहले उसका आकार घोड़े के सिर से ऊपर उठ गया और अगले ही पल उसने सीधे आगे वार किया। जब तक सफेद कपड़ों वाली महिला फिर से जमीन पर उतरी, तब तक दुबले पतले आदमी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। दूसरा कप्तान, उसके बगल में सवार एक आदमी ने सिर घुमाकर देखा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह इतना डर गया कि अपने घोड़े से गिर पड़ा। भूत! उनके चिल्लाने के बीच गांडियों का शरीर अचानक उसके माथे से 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और दोनों हिस्से गेंडे के दोनों ओर अलग अलग हो गए। आह! इस बेहद खूनी दृश्य को देखकर खून खराबे के आदि कई भाड़े के सैनिक इतने डर गए कि वे जल्दी से घटनास्थल से भाग गए। भागते हुए गांडियों को मारने के बाद नालन यानरान ने भागते हुए लोगों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर चलना जारी रखा।
भाड़े के सैनिकों के समूह की सबसे बड़ी बुराई उसके नेता में होती है। नेता की अनुमति और अनुग्रह के बिना द्वितीय कप्तान गनम्यू इतना अहंकारी व्यवहार कैसे कर सकता था। नालन यानरान के चले जाने पर केगांग और हरे कपड़े पहने लड़की लिंगर, जिसने कुछ ही दूरी पर ये दृश्य देखा था, कुछ भी कहने में बहुत घबरा रहे थे। इस सफेद कपड़े वाली महिला की ताकत भयानक है। उसने एक पल में गनम्यू को मार डाला, जिसके पास 9 सितारा डू मास्टर की ताकत थी। लंबे समय के बाद केगांग ने अचानक आह भरी। लिंगर ने अपनी बड़ी काली आंखों से नालन यानरान के जाने की दिशा में देखा और उसका चेहरा लालसा से भरा हुआ था। काश मैं इस बहन की तरह शक्तिशाली हो पाती तो ये बहुत अच्छा होता। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के बेस में कैप्टन म्यूशे किसी से पिछले कुछ दिनों के मुनाफे की गिनती करवा रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने आंगन की तरफ देखा। फिर वहीं सिकुड़ते हुए उसने जोर से गाली दी। वह आदमी गानम्यू जब भी मिशन से वापस आता है तो उसे कभी नहीं देखा जाता। वह अंततः एक महिला के हाथों मर जाएगा। हे कैप्टन, आप अभी भी दूसरे कैप्टन के शौक के बारे में नहीं जानते। मैंने सुना है कि दूसरे कैप्टन ने इस बार आपको एक असाधारण सुंदरता देने की भी तैयारी की है। म्यूशे की डांट सुनकर उसके बगल में मौजूद कई भाड़े के सैनिकों ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मजाक किया। ओह, वह इस बार वास्तव में दृढ़ निश्चयी है, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने अधीनस्थों की बातें सुनकर म्यूशे ने एक उदास भाव के साथ कहा। म्यूशे के भाव को देखकर अन्य भाड़े के सैनिकों ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे सभी जानते थे कि जब से कप्तान के बेटे की मौत जियाओयान नामक एक युवक के हाथों हुई थी, कप्तान हर दिन यही सोचता रहता था कि कैसे जियाओयान को ढूंढा जाए और बदला लिया जाए। अध्याय 284। जियोयान, एक सज्जन का बदला 10 साल से भी ज्यादा देर से नहीं आता। अचानक एक भाड़े का व्यक्ति हॉल के दरवाजे से तेजी से घुसा और चिल्लाया, नेता, ये बुरा है, एक महिला मुख्य द्वार से घुस आई है। क्या? ये सुनते ही हॉल में तुरंत हलचल मच गई। म्यूशे भी इस खबर से स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही अचानक सीधी होकर बैठ गई और जोर से पूछा, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति है? सिर्फ एक? भाड़े के सैनिक ने भयभीत चेहरे के साथ उत्तर दिया। एक अकेली महिला हमारे भाड़े के मुख्यालय पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? म्यूशे का चेहरा तमतमा गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने गलत सुना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना अंधा है कि हमारे वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों पर अकेले हमला करने की हिम्मत कर सकता है। अपने मुंह को थोड़ा सा हिलाते हुए म्यूशे ने ठंडी हंसी उड़ाई। फिर एक गंभीर चेहरे के साथ वह हॉल से बाहर चला गया। म्यूशे और उसका समूह जल्दी से हॉल पार कर सामने के आंगन की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे सामने के आंगन के गेट पर पहुंचे, म्यूशे ने बाहर से 2 धीमी आवाजें सुनी और फिर 2 भाड़े के सैनिकों की लाशें गेट पर गिर गईं। ये दृश्य देखकर म्यूशे की आंखें लाल हो गईं और उसके दिल में एक हत्या का इरादा फैल गया। मेरे वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों को इतने सारे चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? उन्हें आसानी से माफ नहीं किया जा सकता है। एक दहाड़ के साथ म्यूशे जल्दी से आंगन में भाग गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक सफेद आकृति दिखाई दी। जो भाड़े के सैनिक उस पर झपट पड़े, वे उसके खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा पाए। महिला अपने बगल में मौजूद सभी लोगों को लात मारते हुए आगे बढ़ी। जल्द ही बचे हुए भाड़े के सैनिक म्यूशे की तरफ चले गए। ये देखकर कि एक दूसरे स्तर का साधक आखिरकार प्रकट हुआ था, नालन यानरान की नजरें म्यूशे की ओर मुड़ गईं। उसकी आवाज ठंडी थी। क्या आप म्यूशे हैं, वुल्फहेड भाड़े के सैनिक समूह की नेता? वास्तव में मैं म्यूशे हूँ। वुल्फहेड भाड़े के सैनिक समूह को आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैडम। आपने मेरे इतने सारे लोगों को क्यों चोट पहुंचाई है? नालन यानरान को ध्यान से देखते हुए म्यूशे ने उसके साधना स्तर को नहीं समझा, लेकिन उसके कार्यों को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम दूसरे स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उसके कारणों को समझने की कोशिश की। बहुत हो गया, वुल्फहेड भाड़े के सैनिक समूह को आज ही भंग कर देना चाहिए, नालन यानरान ने स्पष्ट रूप से कहा। क्या हमारे वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों ने कई सालों तक किंगशान टाउन पर अपना दबदबा बनाए रखा है, और आपको लगता है कि हम सिर्फ आपके कहने से ही अलग हो जाएंगे? बेतुका। नालन यानरान के शब्दों को सुनकर म्यूशे की आंखों में अंतहीन क्रोध जल उठा। अगले ही पल उसका चेहरा क्रोध और द्वेष से विकृत हो गया। भाइयों, मेरे साथ आओ, उसे नीचे ले जाओ। म्यूशे की भयंकर चीख के साथ आसपास के भाड़े के सैनिकों ने अपने चमकीले सफेद हथियार लहराए और नालन यानरान पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। हल्की आह भरते हुए नालन यानरान ने अपना सिर हिलाया, फिर धीरे से अपनी कीमती तलवार निकाली, उसे कुछ बार लापरवाही से घुमाया और उसके आसपास के भाड़े के सैनिक तेजी से गिर पड़े, खून की बौछार करते हुए। नालन यानरान को आंगन में सभी का कत्लेआम करते हुए देखकर म्यूशे की आंखों में एक भयावह भाव दिखाई दिया। उसने धीरे से अपना लंबा भाला उठाया और हत्या के इरादे से प्रेरित होकर उसके भीतर का डुक्यूई तेजी से बढ़ने लगा। एक हल्का नीला डुक्यूई उसके शरीर से होकर गुजरा, जिससे अंततः उसके शरीर के बाहर एक पतला नीला डुक्यूई कफन बन गया। डुक्यूई को एक संलग्न ऊर्जा कफन में सक्रिय करना एक दूषित पावर हाउस की पहचान है। यह ऊर्जा कफन न केवल मास्टर की रक्षा, गति और हमले को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें अपनी आंतरिक खपत को फिर से भरने के लिए बाहरी दुनिया से ऊर्जा को बेहतर ढंग से अवशोषित करने की अनुमति भी देता है। इसलिए लगभग हर दूषित की लड़ाई में पहली कार्रवाई उनके डुक्यूई कफन को बुलाना है। मरो। एक दहाड़ के साथ म्यूशे जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर गोली की तरह नालन यानरान की ओर बढ़ा। उसके हाथ में भाला भाले की रोशनी की कई चमक पैदा कर रहा था, जो सीधे उसकी बर्फ सफेद गर्दन पर निशाना साध रही थी। इस शक्तिशाली हमले को आते देख नालन यानरान के मुंह से तिरस्कार की मुस्कान निकल आई। जिस क्षण से वह वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के बेस में दाखिल हुई, उसने अपने शरीर के अंदर डुक्यूई का इस्तेमाल भी नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से भाड़े के सैनिकों के एक समूह को हराया था। इस समय म्यूशे के हमले का सामना करते हुए नालन यानरान की तलवार पर धीरे धीरे एक हल्की नीली चमक उभरी। जैसे ही नीली चमक चमकी, तलवार से एक नीली तलवार की किरण निकली, जो चार्ज करने वाले म्यूशे की ओर बढ़ गई। डुक्यूई एक आकृति बना रही है और इसे बाहर छोड़ रही है। यह महिला एक ग्रैंड मास्टर है।
नीली तलवार की किरण को देखकर म्यूशे की पुतलियां सदमे और डर से फैल गईं। अगले ही पल जैसे ही नीली तलवार की किरण ने हमला किया, म्यूशे के भाले की अविश्वसनीय रूप से कठोर नोक बिना किसी प्रयास के टूट गई और उसके बाद तलवार की किरण से उसकी गर्दन भी कट गई। बूम! म्यूशे का सिर जमीन पर गिरता देख नालन यानरान को घेरने वाले भाड़े के सैनिकों ने एक एक करके अपने हथियार गिरा दिए और उसके सामने घुटने टेक दिए। उनकी आंखें भय से भर गईं। हमें छोड़ दो वरिष्ठ, दया की याचना नालन यानरान के कानों तक पहुंची। इस क्षण से मैं किंगशान टाउन में वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों के समूह का नाम फिर कभी नहीं देखना चाहता। इन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए नालन यानरान ने अपनी तलवार म्यान में रखी और दूर चली गई। डेमन बीस्ट पर्वत के अंधेरे जंगलों में पहले स्तर की चोटी पर एक फ्रॉस्टहॉन्ट वुल्फ, जिसने अभी अभी एक रक्त खाने वाले चूहे को खाया था, गर्व से अपने फर को संवार रहा था। लेकिन तभी भयंकर शक्ति से भरी एक मुट्ठी अचानक उसके बगल के घने जंगल से आई, जो उसके सिर पर निशाना साध रही थी। खतरनाक आभा को महसूस करते हुए फ्रॉस्टहॉन्ट वुल्फ ने चिल्लाया और सफेद ठंडी हवा का एक झोंका छोड़ा। दुर्भाग्य से सफेद ठंडी हवा ने शक्तिशाली मुट्ठियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसने एक पल में फ्रॉस्टहॉन्ट वुल्फ के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसका सिर फट गया और खून और मस्तिष्क पदार्थ हर जगह बिखर गए। एक ही मुक्का से फ्रॉस्टहॉन्ट वुल्फ को हराने के बाद आकृति ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे ज़ियाओ यान का सुंदर चेहरा दिखाई दिया, जो दानव जानवर पहाड़ों में साधना कर रहा था। अब एक महीने पहले की तुलना में ज़ियाओ यान अधिक मजबूत लग रहा था और उसमें खून की हल्की गंध भी थी। इस महीने अपने गुरु याओ लाओ से प्रशिक्षण की बढ़ी हुई तीव्रता के साथ ज़ियाओ यान को हर दिन कम से कम 10 चोटी के प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवरों का शिकार करना था। इस शैतानी प्रशिक्षण ने उसे बदल दिया था। आखिरकार रक्तपात का बपतिस्मा कुछ हद तक सभी को बदल देता है। संक्षेप में, इस महीने की साधना ने ज़ियाओ यान की समग्र शक्ति को लगभग दोगुना कर दिया था। अपनी सारी बाधाओं को दूर करने के बाद 2 सितारा दोषी को हराना असंभव नहीं था। इस महीने के दौरान ज़ियाओ यान ने एक दूसरे दर्जे के राक्षस जानवर को आमने सामने मार गिराया था और उसकी साधना के परिणामों को मापा था। उसकी ताकत का आकलन करने के बाद ज़ियाओ यान के दिमाग में एक अधेड़ उम्र के आदमी का भयावह चेहरा उभरा। मूशे, एक सज्जन का बदला 10 साल बाद भी देर से नहीं आता। अब हमारे हिसाब किताब चुकाने का समय आ गया है। खुद से बुदबुदाते हुए ज़ियाओ यान किंगशान टाउन की ओर चलने लगा। अध्याय 285, प्रस्थान टैगोर रेगिस्तान के लिए। थोड़ी देर में ज़ियाओ यान ने खुद को एक भीड़ भरे शहर की चहल पहल भरी सड़कों पर चलते हुए पाया। अपने आसपास के शोर को सुनकर ज़ियाओ यान, जो कई महीनों से समाज से कटा हुआ था, खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। मनुष्य वास्तव में सामाजिक प्राणी है। उसने सोचा कि अगर उसे जंगल में अकेले दशकों बिताने पड़े तो क्या वह अभी भी बोल पाएगा। अपना सिर हिलाते हुए और इस अजीब विचार को खारिज करते हुए ज़ियाओ यान ने अपनी पीठ पर काले कपड़े में लिपटे भारी रूलर को थपथपाया, एक गली के कोने पर खड़ा हो गया और चारों ओर देखा। एक पल सोचने के बाद उसने एक राहगीर को रोका और किंगशान टाउन में वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के स्थान के बारे में पूछताछ की। माफ कीजिए सर, क्या आप जानते हैं कि वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप कहाँ तैनात है? ज़ियाओ यान ने शांति से पूछा। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप? ज़ियाओ यान का सवाल सुनकर राहगीर थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर हंसा। युवक, वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप शहर के दक्षिण की ओर तैनात था, लेकिन कुछ दिन पहले वे भंग हो गए। भंग हो गए? ज़ियाओ यान राहगीर के जवाब से हैरान रह गया। सर, क्या आप जानते हैं कि वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप क्यों भंग हो गया और उनके नेता मूशे कहाँ चले गए? ज़ियाओ यान ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लगता है कि आप लंबे समय से किंगशान टाउन नहीं गए हैं। किंगशान टाउन के लगभग हर निवासी वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के बारे में जानते हैं। उनके नेता मूशे को कुछ दिन पहले ही उनके अपने बेस पर एक सफेद पोशाक वाली महिला ने सिर कलम कर दिया था। उसके बाद सफेद पोशाक वाली उस महिला ने घोषणा की कि उसे उम्मीद है कि किंगशान टाउन में वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप का नाम फिर कभी नहीं सुनना पड़ेगा। राहगीर ने विस्तार से बताया। क्या मूशे मर गई? ये सुनकर कि मूशे मर गई है, ज़ियाओ यान को यकीन नहीं हुआ कि उसे कैसा महसूस होगा। किंगशान टाउन में आने का उसका उद्देश्य मूशे से बदला लेना था, लेकिन किसी ने उससे पहले ही बदला ले लिया था। थोड़ी देर बाद ज़ियाओ यान ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, आह भरते हुए। मूशे को एक ही बार में मार देने से ऐसा लगता है कि उसने वाकई किसी दुर्जय, किसी शक्तिशाली वरिष्ठ को उकसाया है। ज़ियाओ यान के अवचेतन में मूशे को मारने वाली सफेद पोशाक वाली महिला की उम्र काफी ज्यादा होगी। हे, ज़ियाओ यान क्या है सुनकर राहगीर ने हंसते हुए कहा। युवक, तुमने गलत अनुमान लगाया। मूशे को मारने वाली सफेद पोशाक वाली महिला कोई वरिष्ठ विशेषज्ञ नहीं है, वह सिर्फ 16 या 17 साल की लग रही थी। 16 या 17? ये सुनकर ज़ियाओ यान बेचैन हो गया। सफेद पोशाक वाली महिला उसकी ही उम्र की थी। फिर भी वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप में अकेले घुसने और मूशे को सीधे मारने के लिए उसके पास कम से कम 5 या 6 सितारा दोषी की साधना होनी चाहिए। मास्टर, सफेद कपड़े वाली उस महिला में अविश्वसनीय प्रतिभा होनी चाहिए। एक पल के लिए सोचने के बाद ज़ियाओ यान ने अचानक अपनी अंगूठी के अंदर याओ लाओ से कहा। रिंग के अंदर ज़ियाओ यान की बातें सुनकर याओ लाओ की आंखों में चिंतनशील भाव प्रकट हुआ। याओ लाओ ने राहगीर का वर्णन भी सुना था और सभी विवरणों ने उसे दानव जानवर पहाड़ों में एक आकृति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वह वही होती तो मूशे को मारना वास्तव में कोई समस्या नहीं होती। अपने दिल में याओ लाओ ने हल्की सी आह भरी, यह महसूस करते हुए कि यह ज़ियाओ यान के आत्मविश्वास को कम करने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने उसे प्रोत्साहित करना चुना। ज़ियाओ यान, ये सच है कि दूसरों के पास वर्तमान में साधना का उच्च स्तर हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि निरंतर और ठोस अभ्यास अंततः आपको आगे ले जाएगा। इसलिए दूसरों की स्थायी उपलब्धियों के लिए उनसे ईर्ष्या न करें। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर ज़ियाओ यान ने गंभीरता से जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। गुरु, मैं आपकी बात समझता हूँ। दूसरों के पास अभी जो है, मैं उससे ईर्ष्या नहीं करूंगा। केवल निरंतर प्रयास के माध्यम से ही कोई वास्तव में आगे बढ़ सकता है।
अच्छा जियाओयान, मूल रूप से मैं चाहता था कि तुम दानव जानवर पहाड़ों में तब तक प्रशिक्षण लो जब तक तुम दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच जाते, और अब जब तुमने ये हासिल कर लिया है तो टैगोर रेगिस्तान की अपनी यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है। याओ लाओ ने संतोष के साथ कहा, योजना के अगले चरण को बताते हुए अपना सिर हिलाया। टैगोर रेगिस्तान, ये सुनकर जियाओयान को अपने पिता जियाओचान की याद आई, जिन्होंने उल्लेख किया था कि उनके बड़े भाइयों ने वहां एक भाड़े के सैनिकों का समूह बनाया था। रेगिस्तान में जाना उनके साथ फिर से जुड़ने का एक अच्छा अवसर होगा। अगले ही पल जियाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु, जब तक इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता तब तक कठोर प्रशिक्षण जारी रखो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। तुम बदमाश, बस वहां जाने पर डरना मत, याओ लाओ ने कहा। उसकी आंखें स्नेह से भर गईं। निश्चिंत रहो, जियाओयान ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। फिर उसने एक और प्रश्न जोड़ा, मास्टर, आपने मेरे प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से टैगोर रेगिस्तान को ही क्यों चुना? ये सुनकर रिंग में मौजूद याओ लाओ ने कुछ देर झिझकते हुए समझाया, मैंने एक बार टैगोर रेगिस्तान का दौरा किया था क्योंकि मैंने सुना था कि विशाल रेगिस्तान में एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला छिपी हुई है। दुर्भाग्य से मुझे वह तब नहीं मिली थी। अगर इस बार आप भाग्यशाली रहे तो शायद आपको मौका मिले। याओ लाओ द्वारा स्वर्गीय ज्वाला का उल्लेख सुनकर जियाओयान की आंखें चमक उठी और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और धीरे से बुदबुदाया, स्वर्गीय ज्वाला, अगर मैं उसे पा सका तो मेरा ज्वाला मंत्र विकसित हो सकता है। पूर्वी दानव जानवर पर्वत। कुछ समय की यात्रा के बाद जियाओयान अंततः डेमन बीस्ट पर्वत के पूर्वी छोर पर पहुंच गया। अब उसके सबसे नजदीकी शहर जियामा साम्राज्य के पूर्वी प्रांत में एक बड़ा शहर था जो वुटन शहर से भी बड़ा था और जियामा साम्राज्य के सभी बड़े शहरों में समग्र शक्ति के मामले में शीर्ष पर था। जियाओयान का प्राथमिक लक्ष्य इस शहर तक पहुंचना था जिसे ब्लैक रॉक सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केवल ऐसे बड़े शहर ही साम्राज्य के नागरिक हवाई परिवहन दस्तों से सुसज्जित थे। डेमन बीस्ट पर्वत और पूर्वी सीमा के बीच की विशाल दूरी को देखते हुए अगर जियाओयान को टैगोर रेगिस्तान तक पैदल चलना पड़े तो कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे। हालांकि जियाओयान के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था, इसलिए उसे साम्राज्य की सीमा तक हवाई परिवहन लेने के लिए ब्लैक रॉक सिटी पहुंचना पड़ा। जियाओयान, मुझे आश्चर्य है कि क्या ब्लैक रॉक सिटी में कोई अल्केमिस्ट एसोसिएशन है? अगर है तो आपको ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आप दूसरे दर्जे के स्तर तक पहुंच सकते हैं, याओ लाओ ने अचानक कहा जब जियाओयान तलहटी की ओर बढ़ रहा था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाओ। जियाओयान चौंक गया। उसने पूछा, क्या इससे मेरी पहचान एक कीमियागर के रूप में उजागर नहीं हो जाएगी? ये सुनकर याओ लाओ कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर हंसते हुए बोला, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी तुमसे कहा हो कि तुम अपनी पहचान एक कीमियागर के रूप में छिपाओ। एक कीमियागर की पहचान का हर जगह सम्मान किया जाता है और कई जगहों पर कीमियागरों को कई विशेषाधिकार दिए जाते हैं। मेरा मानना है कि जियामा साम्राज्य कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। याओ लाओ की व्याख्या सुनकर जियाओयान ने जोर से सिर हिलाया। अध्याय 286, सबसे बड़े भाई का भाड़े का समूह। पत्थर का रेगिस्तानी शहर। शहर की ऊंची पीली दीवारों के नीचे एक सुंदर युवक दिखाई दिया। वह एक आकर्षक द्वितीय श्रेणी के कीमियागर की पोशाक पहने हुए था। भीड़ के बीच खड़ा था। उसके पीछे 7 या 8 भाड़े के सैनिक थे। मास्टर जियाओयान, ये स्टोन डेजर्ट सिटी है। नेता जियाओ डेंग और जियाओ ली दोनों शहर के अंदर हैं। उसके पीछे भाड़े के सैनिकों में से एक पतला और आकर्षक व्यक्ति अचानक बोला। जो महिला बोल रही थी वह लगभग 20 साल की लग रही थी। उसका चेहरा सुंदर और नाजुक था। हालांकि उसकी थोड़ी धनुषाकार हल्की भौहें एक विद्रोही हवा दे रही थी जो एक रेगिस्तानी तेंदुए की याद दिलाती थी। उसके व्यवहार से पता चलता था कि हालांकि वह एक सुंदर रेगिस्तानी फूल थी लेकिन वह कांटेदार भी थी। उसके बोल्ड आउटफिट में एक बहुत ही छोटा टॉप था जो सिर्फ उसकी छाती और निचले हिस्से को ढक रहा था और उसकी कांसे रंग की पतली कमर सभी को दिखाई दे रही थी। उसकी छोटी चमड़े की स्कर्ट के नीचे उसकी लंबी आकर्षक टांगें दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वे चल रहे थे उनके आसपास से गुजरने वाले लोगों की कई कामुक निगाहें उसकी पतली कमर और तनी हुई टांगों पर घूम रही थी। ओह! जियाओयान मुस्कुराया और उसके शब्दों के जवाब में सिर हिलाया। टैगोर रेगिस्तान की ओर चलते हुए जियाओयान ने अनजाने में भाड़े के सैनिकों के एक समूह को बचा लिया था जो उसके बड़े भाइयों के समूह से निकले थे। अब इस आकर्षक महिला के नेतृत्व में वह आखिरकार स्टोन डेजर्ट सिटी पहुंच गया था। अचानक दूर से आने वाली तेज टापों की आवाज ने जियाओयान और उसके साथियों का ध्यान खींचा। जियाओयान की नजर में लगभग 1 दर्जन दुर्जय भाड़े के सैनिक 2 सींग वाले घोड़ों पर सवार होकर शहर के दरवाजों की ओर बढ़ रहे थे, जिससे पैदल चलने वाले और दूसरे भाड़े के सैनिक तेजी से रास्ता साफ कर रहे थे। इन दर्जन भर भाड़े के सैनिकों के बीच में एक बेहद शानदार गाड़ी थी जिस पर रहस्यमयी बैंगनी ईगल प्रतीक वाला झंडा लगा हुआ था। जूलैंड, ये लोग कौन हैं? जियाओयान ने अपने बगल में बैठी आकर्षक महिला से पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। हालांकि उसकी ओर मुड़ते हुए उसने जूलैंड की आंखों में एक गहरी सावधानी देखी क्योंकि वह अचानक प्रकट होने वाले भाड़े के सैनिकों के समूह को देख रही थी। जूलैंड जब तक समूह शहर में प्रवेश नहीं कर गया तब तक थोड़ा शांत हो गई और जियाओयान से फुसफुसाते हुए बोली, युवा मास्टर जियाओयान, वे सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह से थे। हाँ, सबसे बड़े भाई का भाड़े का समूह, क्या अजीब नाम है। जियाओयान हंसी में फूट पड़ा, भाड़े के सैनिकों के समूह के नाम पर टिप्पणी करते हुए। जियाओयान की बेपरवाह हंसी सुनकर जूलैंड के चेहरे पर चिंता दिखाई दी और उसने चेतावनी दी, मास्टर जियाओयान, आपको यहाँ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई जानबूझकर सुन लेता है और सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के लोगों को बता देता है तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ओह, इसके बारे में बात करने की भी अनुमति नहीं है। क्या वे इतने शक्तिशाली हैं? जियाओयान की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई जब उसने जूलैंड और अन्य लोगों के व्यवहार को देखा। यह एक लंबी कहानी है युवा मास्टर जियाओयान, चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप नेता जियाओ डेंग और जियाओ ली से नहीं मिलते, और फिर हम सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह के बारे में बात कर सकते हैं। जूलैंड ने धीरे से आह भरी, उसकी अभिव्यक्ति उदास थी।
ठीक है, तो ये देखते हुए कि ज़ू लैन आगे विस्तार से बताने के लिए तैयार नहीं थी, ज़ियाओयान ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। कुछ ही समय में ज़ियाओयान और ज़ू लैन स्टोन डेजर्ट सिटी के दक्षिणी भाग में एक बड़ी हवेली में पहुंच गए, जो मोटाई भाड़े के समूह के लिए आधार के रूप में कार्य करती थी। उस समय ज़ियाओयान दो युवकों की बातें सुन रहा था, जो उससे काफी मिलते जुलते थे, और ऐसा करते हुए उसने गहरी भौहें सिकुड़ी हुई थी। बड़े भाई, दूसरे भाई, क्या आप कह रहे हैं कि सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह ने आपको 3 दिनों के भीतर स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ने का आदेश दिया है? ज़ियाओयान की आंखों में गुस्सा चमक उठा और उसने सख्त आवाज में पूछा। हाँ, आज दूसरा दिन हो चुका है। अगर हम कल तक नहीं गए तो सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के लोग शायद बलपूर्वक कदम उठाएंगे। ज़ियाओली ने सिर हिलाया और कहा। इस बिंदु पर ज़ियाओडिंग ने अचानक जोर से आह भरी। अफसोस, शुरू में हमारे मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह और सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सोचना कि वे आपसे बिना किसी पिछले झगड़े के स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ने की मांग करेंगे, क्या ये थोड़ा अहंकारी नहीं है? ज़ियाओडिंग के शब्दों को सुनते ही ज़ियाओयान की आंखों में ठंडक की चमक आ गई। ज़ियाओयान जानता था कि मोटाई भाड़े के सैनिकों का समूह उसके बड़े भाइयों की कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा था। अगर वे स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ देते तो उनकी सारी मेहनत जल्द ही खत्म हो जाती। छोटे भाई, कहानी में और भी बहुत कुछ है, सबसे बड़े भाई ने आगे कहा। ऐसा लगता है कि शुरू में हमारी ही गलती थी। कुछ समय पहले सैन मर्सिनरी ग्रुप के नेता ने देखा कि सबसे बड़े भाई का मर्सिनरी ग्रुप कितनी तेजी से बढ़ रहा था। वह मेरे पास आया और सबसे बड़े भाई के मर्सिनरी ग्रुप को बाहर निकालने के लिए गठबंधन बनाने की इच्छा जताई। मैंने उस समय कुछ कारणों से सहमति जताई। जियोडेंग ने स्थिति तक ले जाने वाली घटनाओं का विवरण दिया। दो मर्सिनरी ग्रुप के बीच गठबंधन ने इस स्थिति को क्यों जन्म दिया? जियोयान ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि हमने सबसे बड़े भाई के मर्सिनरी ग्रुप के नेता की ताकत को कम करके आंका था। जियोली ने बीच में कहा। उनके नेता के पास किस तरह की ताकत है? कम से कम 1-2 ग्रैंड मास्टर और उससे ऊपर, क्योंकि सैन मर्सिनरी ग्रुप का नेता उसके खिलाफ एक भी चाल नहीं चल सकता था। हमारी साधना केवल 2 मास्टर स्तर की है, इसलिए हम उसका सामना करने के योग्य भी नहीं हैं। 1-2 ग्रैंड मास्टर को अपने भाइयों की व्याख्या सुनकर ज़ियाओयान को पूरी स्थिति का मोटे तौर पर अंदाजा हो गया। हालांकि मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह ने शुरू में सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन ज़ियाओडेंग और ज़ियाओली आखिरकार ज़ियाओयान के अपने भाई थे। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ियाओयान ने इस संकट के दौरान अपने भाइयों की मदद करने का फैसला किया। अल्पावधि में संकट को हल करने का एकमात्र तरीका सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता को रोकना था। बेशक ज़ियाओयान अकेले इस कार्य के लिए सक्षम नहीं था। हालांकि याओलाओ से आत्मावृद्धि के साथ 1-2 ग्रैंड मास्टर को हराने में बहुत अधिक प्रयास नहीं लगेगा। ... बड़े भाई, दूसरे भाई, आगे बढ़ने में जल्दबाजी न करें, अभी भी एक मौका हो सकता है। ज़ियाओयान ने एक पल की चुप्पी के बाद अचानक कहा। एक मौका? किस तरह का मौका? जियोडिंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अगर कल सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता आता है तो बस मुझे इसे संभालने दो, जियोयान ने कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो आत्मविश्वास से भरा था। तुम इसे संभालोगे? बकवास, तुम अभी डू मास्टर स्तर पर आगे बढ़े हो। हम भी तुम्हें नहीं हरा सकते। तुम सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता का सामना कैसे करोगे? जियोयान की बातें सुनकर जियोडेंग और जियोली ने सोचा कि वह सिर्फ एक उद्दंड युवक है, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मास्टर, कृपया मेरी मदद करें। अपने भाइयों की प्रतिक्रिया देखकर जियोयान ने अचानक याओलाओ से संवाद किया, जो उसके रंग में था। अध्याय 287। मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम बेकार निकले। आह! जैसे ही ज़ियाओयान की उंगली पर अंगूठी से एक थका हुआ आह गूंजा, उसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने 1-2 स्पिरिट स्तर की आभा प्रदर्शित की। यह क्या है? हमारे छोटे भाई की साधना इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई है? ज़ियाओडेंग और जियाओली ज़ियाओयान के अचानक परिवर्तन से स्पष्ट रूप से चौंक गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ज़ियाओडेंग और जियाओली के चेहरों पर भाव देखकर ज़ियाओयान के होंठ थोड़े मुड़े और उसने शांति से कहा, बड़े भाई, दूसरे भाई, अब क्या आपको लगता है कि मेरे पास ताकत है? ज़ियाओयान को कुछ देर तक देखने के बाद जियाओली ने अपने उत्साह को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए अचानक पूछा, ज़ियाओयान, क्या तुम इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हो? चिंता मत करो दूसरे भाई, मैं इसे काफी समय तक बनाए रख सकता हूँ। ज़ियाओयान ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। ... अगले दिन स्टोन डेजर्ट सिटी में मोटाई मर्सेनरी ग्रुप के मुख्यालय से भी बड़े 1 महीनों के भीतर एक हृष्ट-पुष्ट युवक एक प्रांगण में युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहा था। अचानक 2 अधेड़ उम्र के पुरुष रिक्त पिपासु आभा बिखेरते हुए प्रांगण के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए। हृष्ट-पुष्ट युवक ने धीरे धीरे अपनी हरकतें बंद कर दी क्योंकि उसे उनके आने का आभास हुआ। उसके पीछे थोड़ी दूर पर खड़ी 2 नौकरानियां तुरंत आगे की ओर दौड़ी। एक ने उसके चेहरे से प्रशिक्षण से निकले पसीने को सावधानी से पोंछा, जबकि दूसरी ने उसे एक सुंदर ढंग से तैयार किए गए वस्त्र पहनाने में मदद की। ये वस्त्र जयामा साम्राज्य में एक सम्मानित कीमियागर की विशिष्ट पोशाक, उस पर प्रदर्शित प्रतीक के माध्यम से तीसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता था। ये हृष्ट-पुष्ट युवक लियूलिंग था, जिसे गुही ने टैगोर रेगिस्तान में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। स्टोन डेजर्ट सिटी में लंबे समय तक नहीं रहने के कारण उसने गुही के मिशन को पूरा करने के लिए जल्दी से सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह का गठन किया। शुरुआत में सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह में केवल 2 या 3 सदस्य थे। हालांकि लियूलिंग के नेतृत्व में वे लगभग हमेशा अपने मिशन से सफलता से लदे हुए लौटते थे। धीरे धीरे अन्य भाड़े के सैनिकों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार जब लियूलिंग ने अपनी दुर्जय युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया तो उन्होंने उन्हें निशाना बनाने वाले प्रत्येक समूह से व्यवस्थित तरीके से निपटा। इसके बाद सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह का विकास तेजी से हुआ और कुछ ही समय में उनकी ताकत स्टोन डेजर्ट सिटी में 3 स्थापित भाड़े के सैनिकों के समूहों के बराबर हो गई।
स्वाभाविक रूप से इस तेज वृद्धि ने इन समूहों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें तीसरे स्थान पर रहने वाले स्टॉर्म भाड़े के सैनिकों के समूह ने सबसे पहले धैर्य खो दिया। उन्होंने सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह को निगलने का प्रयास किया, लेकिन लियू लिंग ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया, जिन्हें अपने नेता को हराने के लिए केवल 2 चालों की आवश्यकता थी। स्टॉर्म भाड़े के सैनिकों के समूह के प्रभाव को बाद में लियू लिंग के समूह ने अवशोषित कर लिया। इसके बाद लियू लिंग पर सैंड मर्सेनरी ग्रुप और मोटाई मर्सेनरी ग्रुप ने मिलकर हमला किया। अब जब दोनों नौकरानियों ने उसे कपड़े पहनाए तो लियू लिंग ने आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े 2 अधेड़ उम्र के लोगों पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, क्या है? बोलो नेता। हाल के दिनों में स्नेक पीपल जनजाति की हरकतें लगातार बढ़ गई हैं। हमें संदेह है कि वे जल्द ही साम्राज्य की सीमाओं पर हमला कर सकते हैं, एक आदमी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। स्नेक पीपल जनजाति। उस आदमी की रिपोर्ट सुनने के बाद लियू लिंग ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, हमने जो जानकारी एकत्र की है उसमें से कुछ शाही सेना को दे दो। इतने बड़े पैमाने के युद्ध के बारे में हमारा भाड़े का समूह बहुत कम कर सकता है। हाँ, मैं तुरंत आपके आदेशों का पालन करूंगा सर, आदमी ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया और फिर आंगन से बाहर चला गया। कैसिडा, क्या आपके पास भी रिपोर्ट करने के लिए कुछ है? दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी को अभी भी प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर लियू लिंग ने आगे कहा, नेता, 3 दिन की समय सीमा बीत चुकी है और मोटाई भाड़े के सैनिकों का समूह आपके अनुरोध के अनुसार शहर से वापस नहीं आया है। कैसिडा ने गंभीरता से रिपोर्ट की, मोटाई भाड़े के सैनिकों का समूह, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम बेकार थे। लियू लिंग ने खुद से बड़बड़ाया, आओ मेरे पीछे शहर के दक्षिण में चलो। अपने लबादे को झटकते हुए लियू लिंग आंगन से बाहर निकल गया। 2 सुंदर नौकरानियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। जागीर के प्रवेश द्वार पर एक भव्य गाड़ी पहले से ही तैयार थी, जिसके पीछे घोड़ों पर सवार 30 से अधिक दुर्जय भाड़े के सैनिक इंतजार कर रहे थे। नेता, जैसे ही लियू लिंग गेट के पास पहुंचा, ये 30 कुछ भाड़े के सैनिक घोड़े से उतरे और एक स्वर में झुककर उसका अभिवादन किया। हम थोड़ा सिर हिलाते हुए लियू लिंग अपनी 2 नौकरानियों के साथ धीरे धीरे गाड़ी में चढ़ गया। चलो चलें। गाड़ी के अंदर से इस आदेश का पालन करते हुए भाड़े के सैनिक जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार हो गए और गाड़ी के पीछे पीछे तेजी से चौड़ी सड़कों पर दौड़ते हुए चले गए। बहुत समय नहीं बीता था कि गाड़ी मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। ... नेता, ये बुरा है, सबसे बड़े भाई का भाड़े का समूह यहाँ है। जैसे ही गाड़ी पहुंची, मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्यालय के आंगन के भीतर से खतरे की चीख सुनाई दी। मोटाई भाड़े के सैनिकों के समूह के तीनों भाइयों ने पहले ही घोड़ों की तेज आवाज सुनी थी और मुख्य द्वार की ओर दौड़े। उनकी नजर आलीशान गाड़ी पर टिकी हुई थी, निकट आ रहा है। जैसे ही 2 नाजुक हाथों ने गाड़ी का पर्दा उठाया, एक लंबा युवा व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। लियू लिंग के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखकर जियाओयान अंदर से चौंक गया। मूल रूप से जियाओडिंग और जियाओई द्वारा सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह के नेता की साधना के विवरण के आधार पर जियाओयान ने अनुमान लगाया था कि यह व्यक्ति 30 के आसपास का एक युवा व्यक्ति हो सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति उससे मुश्किल से कुछ साल बड़ा था। जैसे ही उसकी निगाह नीचे की ओर गई, गाड़ी पर युवक द्वारा पहने गए किमियागर के लबादे ने तुरंत जियाओयान का ध्यान आकर्षित किया। ये है वह प्रतीक जिसे केवल एक तीसरी श्रेणी का किमियागर ही पहन सकता है। इस सुदूर सीमा क्षेत्र में ऐसा तीसरी श्रेणी का किमियागर मौजूद है। गाड़ी पर बैठे युवक पर एक नजर डालने से ही जियाओयान के दिल में बहुत बड़ी लहरें उठ गई थी और उस पर याओ लाओ ने अचानक उसे याद दिलाया। जियाओयान, ये युवक सिर्फ 18 या 19 साल का लग रहा है, फिर भी वह डू स्पिरिट स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। क्या डू स्पिरिट तक पहुंचने से बस एक कदम दूर? याओ लाओ की याद दिलाते हुए जियाओयान और भी हैरान हो गया। जियाओडिंग और जियाओई ने केवल यह उल्लेख किया था कि यह व्यक्ति 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर से ऊपर हो सकता है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उसकी असली साधना 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के शिखर पर थी। सारी जियामा साम्राज्य में भी साधना की ऐसी भयानक गति दुर्लभ थी। इस समय जियाओयान की नजर लियू लिंग की ओर अचानक सावधानी से भर गई। लियू लिंग गाड़ी से बाहर निकलने के बाद गेट पर खड़े मोटाई मर्सेनरी ग्रुप के 2 नेताओं को देखा। उसके होठों पर उपहास का एक निशान था और धीरे से कहा, जियाओडिंग, जियाओई, 3 दिन की समय सीमा बीत चुकी है। ऐसा लगता है कि आपका जाने का कोई इरादा नहीं है। अध्याय 288। बहन यानरान, अपने सबसे बड़े भाई को पहले जियोयान की ताकत का परीक्षण करने दो। हालांकि जियोयान जियोडिंग और जियोली के बगल में खड़ा था, लेकिन उसके हाल ही में प्राप्त डू मास्टर साधना स्तर ने लियू लिंग का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उस समय लियू लिंग के प्रभावशाली शब्दों को सुनने पर जियोडिंग और जियोली ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी निगाहें जियोयान की ओर घुमा लीं। अपने भाइयों की नजरों को भांपते हुए जियोयान लियू लिंग की ताकत से हैरान होने के बावजूद याओ लाओ के समर्थन के कारण डर महसूस नहीं कर रहा था। जैसे ही लियू लिंग का ध्यान जियोडिंग और जियोली पर रहा, जियोयान ने अचानक कहा, तो आप सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह के नेता हैं। जियाओयान के बोलने के बाद लियू लिंग के समूह से कैसिडा ने गुस्से में जियाओडिंग पर चिल्लाया, जियाओडिंग, क्या मोटाई मर्सेनरी ग्रुप अपने सदस्यों को इसी तरह अनुशासित करता है? जब नेता बोल रहे होते हैं तो क्या कोई टॉम, डिक या हैरी बीच में बोल सकता है? बदतमीजी, यह मेरा अपना भाई जियाओयान है, उसके शब्द मेरे शब्द हैं। जियाओडिंग ने कैसिडा के अपमान को सुनकर उग्रता से उत्तर दिया। कैसिडा अपना मजाक जारी रखने ही वाला था कि उसने लियू लिंग के हाथ के इशारे को देखा और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जियाओयान, मुझे लगता है कि मैंने वह नाम कहीं सुना है। जियाओडिंग द्वारा बताए गए नाम को सुनकर लियू लिंग ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा, याद करने की कोशिश करते हुए। अचानक जैसे कि उसे एहसास हुआ हो, उसने उत्साह से जियाओयान को देखा और सोचा, क्या ये वही जियाओयान हो सकता है जिसके साथ बहन यानरान ने सगाई तोड़ दी थी? लियू लिंग की कुछ अजीब प्रतिक्रिया देखकर जियाओयान भी हैरान रह गया और उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे अब याद आया, एक जियाओयान था जिसने बचपन में मुझसे 100,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे और फिर बिना चुकाए गायब हो गया था।
निश्चित रूप से वो तुम नहीं थे। उस समय अपनी असली पहचान बताने के बजाय लियू लिंग ने एक बनावटी बहाना बनाकर जियोयान को चिढ़ाने का फैसला किया। ये सुनकर जियोयान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, जबकि जियो डिंग ने जल्दी से समझाया, नेता लियू मजाक कर रहा है। मेरा छोटा भाई बचपन से ही वुतान शहर में है और कभी बाहर नहीं गया, तो उसे किसी से पैसे उधार लेने का मौका कैसे मिल सकता है। सिर हिलाते हुए लियू लिंग ने फिर गंभीरता से कहा, ठीक है, चाहे तुम पर मेरा पैसा बकाया हो या न हो, आज तुम्हें स्टोन डेजर्ट शहर छोड़ देना चाहिए। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जैसे ही लियू लिंग ने बोलना समाप्त किया, जियोयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, क्या होगा अगर हम नहीं गए। जियोयान की बातें सुनकर लियू लिंग के चेहरे पर चुंचलाहट के भाव दिखे और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम नहीं गए तो मुझे तुम्हें बाहर ले जाना ही होगा। ये कहने के बाद लियू लिंग की आभा शक्तिशाली रूप से फूट पड़ी और पलक झपकते ही वह तीनों जियाओ भाइयों के सामने प्रकट हो गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओयान की आभा भी नाटकीय रूप से बढ़ गई, एक पल में दूसरे स्तर तक पहुंच गई। लियू लिंग ने जियाओयान की शक्ति में असामान्य उछाल को देखा। उसने लापरवाही से फेंकी गई लात को तुरंत वापस ले लिया और अपने रास्ते पर रुक गया। दूसरे स्तर जियाओयान से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए लियू लिंग ने कोई डर नहीं दिखाया, फिर भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप उनकी निर्भरता हैं। सही, आज मेरे साथ आप मोटाई भाड़े के समूह की घास के एक पत्ते को भी नहीं छू पाएंगे। याओ लाओ से आत्मा वृद्धि के साथ जियाओयान पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। हालांकि लियू लिंग को नहीं पता था कि जियाओयान ने ऐसी साधना कैसे हासिल की, लेकिन उसे यकीन था कि यह शक्ति जियाओयान की अपनी नहीं थी। बहन यानरान, मुझे आपके सबसे बड़े भाई को आज जियोयान की ताकत का परीक्षण करने दें। एक खामोश आह के साथ लियू लिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अगले ही पल लियू लिंग के हाथ की हथेली में एक बैंगनी लौ दिखाई दी। जैसे ही बैंगनी लौ उभरी, एक चील का आकार लेते हुए ऐसा लगा जैसे चील की चीख की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई दे रही हो और अजीब तरह से पानी की लहरों जैसी लहरें उसकी चारों ओर लहराने लगी। अध्याय 288। बहन यानरान, अपने सबसे बड़े भाई को पहले जियोयान की ताकत का परीक्षण करने दें। लियू लिंग की हथेली से बैंगनी लौ को निकलते हुए देखकर जियोयान ने आश्चर्य व्यक्त किया, एक स्वर्गीय लौ। यह एक स्वर्गीय लौ नहीं है, बल्कि केवल एक विशेष जानवर की लौ है। याओ लाओ ने उसे रिंग के भीतर से सही किया। हालांकि एक जानवर की लौ रखने से आपके भीतर ज्वाला मंत्र थोड़ा विकसित हो सकता है। ये समझते हुए कि यह एक जानवर की लौ थी, जियोयान ने धीरे से कहा, वो कुछ समय से टैगोर रेगिस्तान में स्वर्गीय लौ की खोज में था, लेकिन उसे एक भी झलक नहीं मिली थी। लियू लिंग के पास ऐसी लौ देखकर स्वाभाविक रूप से उसके अंदर थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। काफी जानकार। लियू लिंग ने जियाओयान को अपने हाथ में लौ पहचानते हुए देखकर प्रशंसा के भाव से टिप्पणी की, चलो देखते हैं कि आपकी दुष्पिरित शक्ति में कितना दम है। अगले ही पल जैसे ही लियू लिंग के शब्द गिरे, उसका आकार तेजी से बदल गया। एक तूफान की तरह तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ा। उसके हाथ तेजी से जियाओयान के दाहिने कंधे को पकड़ने के लिए पहुंचे। लियू लिंग की तेज हरकतों से चौंककर जियाओयान ने एक पलटा में अपने पीछे से काला रूलर निकाला और उसे जोर से ऊपर की ओर घुमाया, जिससे एक भयंकर हवा सीधे लियू लिंग के सिर पर लक्षित हुई। जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए लियू लिंग ने अपने पंजे को हथेली में बदल दिया, जियोयान के कंधे पर प्रहार किया और बल का उपयोग करके हमले के रास्ते से हट गया। धमाका। विशाल काला शासक जमीन पर धंस गया, जिससे मोटाई मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय के सामने सतह पर एक जोरदार दरार और एक दरार बन गई। अभी वार करने के बाद जियोयान अपने कंधे पर लगे प्रहार से करा उठा। लियू लिंग की ओर उसकी नजर और भी गंभीर हो गई। डू ग्रैंडमास्टर की साधना के साथ लेकिन इतनी सघन डू की हुई रखने वाले इस युवक के पास बहुत ठोस आधार है। याओ लाओ की आवाज अचानक जियाओयान के कानों में गूंजी, क्योंकि दोनों फिर से अलग हो गए। स्थिति को समझते हुए जियाओयान ने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि मुझे उस चाल का उपयोग करना होगा, उसने खुद से कहा। ज्वाला विभाजन सुनामी। जैसे ही जियाओयान का धीमा मंत्र उसके दिमाग में गूंजा, आसपास की हवा तुरंत एक झुलसाने वाली आग की विशेषता वाली ऊर्जा से भर गई। काला शासक जिसे जियाओयान ने ऊपर उठाया था, धीरे धीरे एक ज्वलंत लाल चमक में लिपटा हुआ था। दो तकनीकों की तुलना करने की योजना बना रहे हैं, फिर मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। जियाओयान की तैयारियों को देखने के बावजूद लियू लिंग उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा, बल्कि अपने हाथों से एक सील बनाना शुरू कर दिया, जबकि जियाओयान अभी अपनी गति पकड़ रहा था। सिंदूरी पक्षी सील। लियू लिंग की चीख के साथ उसके हाथ में मौजूद धुंधली सील अचानक एक चमकदार लाल रंग की रोशनी के साथ फूट पड़ी। तभी जियाओयान के विशाल शासक से कई मीटर लंबी लाल रोशनी का एक अर्धचंद्र निकला, जो अविश्वसनीय गति से लियू लिंग की ओर बढ़ रहा था। अध्याय 289। लड़ाई तेज हो गई। जियाओयान द्वारा छोड़े गए लाल प्रकाश के विशाल अर्धचंद्र ने सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के 30 से ज्यादा भाड़े के सैनिकों को चकित कर दिया। उनकी आंखें हमले की शक्ति से चौंक कर चौड़ी हो गई, जो उनकी कल्पना से भी परे थी। कैसुरा और लियू लिंग द्वारा लाई गई दो नौकरानियां भाड़े के सैनिकों के सामने खड़ी थी। उन्होंने गहरी चिंता दिखाई। उन्होंने लियू लिंग को कई बार कार्रवाई करते हुए देखा था और उनकी ताकत के बारे में सामान्य समझ थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी इस तरह के दुर्जय हमले का सामना नहीं किया था। जियाओ डिंग और जियाओ यी, जो जियाओयान से कुछ ही पीछे खड़े थे, ने भी ऐसी ही भावनाएं साझा की। जियाओयान के हमला शुरू करने से पहले ही वे एक दर्जन कदम पीछे हट चुके थे, फिर भी ऊर्जा की तीव्र गर्मी अभी भी उन तक पहुंच रही थी। क्या छोटा भाई बहुत आगे निकल गया? इस स्तर का हमला। जियाओ डिंग ने भयावह लाल चमक को देखते हुए बड़बड़ाया। हालांकि लियू लिंग के साथ उनके कुछ विवाद थे, लेकिन उनके विवाद की जड़ में उनके खिलाफ उनकी खुद की साजिश थी, जिससे तकनीकी रूप से वे दोषी थे। ऐसी निर्दयी भाड़े की दुनिया में नैतिक तर्क अक्सर सबसे मजबूत मुट्ठी के शासन का रास्ता देते हैं। ये जानते हुए भी भले ही जियो डिंग को एहसास हुआ कि जियोयान के प्रहार से लियू लिंग गंभीर रूप से घायल हो सकता है या इससे भी बदतर हो सकता है, उसने इसे रोकने के लिए आवाज नहीं लगाई।
जब सभी का ध्यान लाल रोशनी के शक्तिशाली अर्धचंद्र पर था तो लियू लिंग बेफिक्र लग रहा था और उसने अपनी हथेली को एक धीमी और सामान्य गति से आगे बढ़ाया। इस क्रिया ने एक पल में उसके शरीर से लगभग 90% डूकी को खींच लिया। उसके द्वारा छोड़ी गई लाल रंग की सील अचानक फैल गई, एक पल में कई मीटर तक फैल गई और जमीन पर मोटे पत्थर की स्लैब को वाष्पीकृत कर दिया। एक बेहोश लाल फीनिक्स प्रेत जल्दी से सील के केंद्र में उभरा, एक विनाशकारी आभा को बाहर निकाल रहा था। खतरा। जैसे ही लियू लिंग ने सील को पूरी तरह से छोड़ा, याओ लाओ की घबराई हुई चीख अचानक ज़ियाओयान के दिमाग में गूंज उठी। तुरंत ज़ियाओयान की आभा फिर से बढ़ गई, कुछ ही क्षणों में अविश्वसनीय रूप से डूकिंग के स्तर तक पहुंच गई, जिसने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। अगले ही पल लाल रोशनी का विशाल अर्धचंद्र फीनिक्स सील से टकराया, जिससे ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ जो बाहर की ओर लहरदार हो गया। अप्रत्याशित रूप से ज़ियाओयान का शक्तिशाली लाल अर्धचंद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया, जबकि सील के भीतर फीनिक्स प्रेत अप्रभावित रहा। इसके चमकीले पंख फड़फड़ाते हुए यह अकल्पनीय गति से ज़ियाओयान की ओर बढ़ा। अपनी जमीनी स्तर की डू तकनीक को जारी करने के बाद प्रतिक्रिया करने का समय न होने के कारण ज़ियाओयान केवल अपने सामने विशाल काले शासक को रखकर खुद को संभाल सकता था। बूम! एक दबी हुई आवाज के बाद ज़ियाओयान और उसका काला शासक 10 मीटर से अधिक पीछे की ओर उड़ते हुए रुक गए, उनके पैर लगभग जमीन में धंस गए। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? मास्टर ज़ियाओयान, ज़ियाओ डेंग, ज़ियाओली और आकर्षक महिला ज़ूलिन, जो अभी अभी प्रवेश द्वार पर दिखाई दी थी, ज़ियाओयान की जांच करने के लिए आगे बढ़ी। छींटे, खुद को स्थिर करते हुए ज़ियाओयान ने अचानक एक और लाल खून थूक दिया। छोटे भाई, ज़ियाओयान को खून थूकते देख ज़ियाओ डेंग और बाकी लोग और भी चिंतित हो गए। ज़ियाओ डेंग और ज़ियाओली को देखकर मुस्कुराते हुए ज़ियाओयान ने अपने मुंह से खून पोंछा और कुछ कमजोर आवाज में कहा, हाँ, बड़े भाई, दूसरे भाई, तुम्हारा छोटा भाई बहुत मजबूत है, मैं अभी नहीं मर रहा हूँ। ये टिप्पणी करने के बाद ज़ियाओयान की नजर धीरे धीरे लियू लिंग की ओर मुड़ गई। जैसे ही लियू लिंग शक्तिशाली पृथ्वी स्तरीय वर्मिलियन बर्ड सील को मुक्त करने के बाद थककर जमीन पर बैठा, उसकी डूकी हुई लगभग समाप्त हो गई, युद्ध की तीव्रता स्पष्ट हो गई। उसकी 2 नाजुक नौकरानियां उसके बगल में थीं, उत्सुकता से उसके शरीर से पसीना पोंछ रही थी, जबकि कैसिडा और अन्य भाड़े के सैनिक हथियार खींचे सतर्क और सुरक्षात्मक रूप से पहरा दे रहे थे। यह एक भयानक डू तकनीक है, जियोयान ने एक सतर्क नजर से कहा जब उसने लियू लिंग को देखा, जो बैठा था और अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा था। जियोयान को इस बात का पूरा एहसास था कि अगर याओ लाओ ने समय रहते अपनी साधना को डूकिंग के स्तर तक नहीं बढ़ाया होता तो वह अब तक मर चुका होता। उसने जो चाल चली वह संभवतः एक पृथ्वी स्तरीय उन्नत डू तकनीक थी। अपने चरम डू ग्रैंड मास्टर की ताकत वाले किसी व्यक्ति के लिए ऐसी शक्तिशाली तकनीक को उजागर करना वास्तव में राक्षसी है। याओ लाओ की आवाज आश्चर्य और प्रशंसा से भरी हुई अचानक ज़ियाओयान के दिमाग में गूंज उठी जब वह लियू लिंग को देख रहा था। तो शिक्षक भी सहमत हैं कि वह एक राक्षस है। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर ज़ियाओयान ने अंदर ही अंदर आह भरी। तुम वास्तव में जानते हो कि मुसीबत कैसे ढूंढी जाती है, बच्चे। ये युवक दुर्जय है, उसके पास पृथ्वी स्तरीय डू तकनीक, एक जानवर की लौ है और वह एक 3वीं कक्षा का कीमियागर है। ये संभावना है कि उसके पास एक शक्तिशाली गुरु है जो उसका समर्थन कर रहा है। याओ लाओ का दृष्टिकोण हमेशा ज़ियाओयान की तुलना में व्यापक था और उसने तुरंत गंभीर निहितार्थों को इंगित किया। एक शक्तिशाली गुरु। याओ लाओ के विश्लेषण को सुनकर ज़ियाओयान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं भी उसे भड़काना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ यह नहीं देख सकता था कि मेरे भाइयों की सालों की मेहनत बेकार चली जा रही है। ठीक है, अब जबकि वह संभवतः डूकी हुई को उस अर्थीय तकनीक का उपयोग करने से थका हुआ है, तो बातचीत करने का यह सही समय है। उसके मना करने की संभावना नहीं है, याओ लाओ ने गंभीरता से कहा। ठीक है। याओ लाओ की सलाह पर सिर हिलाते हुए ज़ियाओयान ने फिर अपने पैरों को जमीन से निकालने के लिए कुछ प्रयास किया जहां वे धंसे हुए थे और धीरे धीरे लियू लिंग की ओर चलना शुरू कर दिया। ज़ियाओयान की हरकतों को देखकर कैसिडा और उसके पीछे के भाड़े के सैनिक स्पष्ट रूप से भयभीत थे, फिर भी कोई पीछे नहीं हटा। जैसे ही ज़ियाओयान पास आया, उसके हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भाइयों, इस आदमी को नेता के पास मत आने दो। अचानक कैसिडा ने दहाड़ते हुए अपना हथियार उठाया और ज़ियाओयान पर हमला करने की तैयारी की। कैसिडा, पीछे हट जाओ। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, पीछे से एक डरावनी आवाज आई जिसने कैसिडा और बाकी लोगों को वहीं रोक दिया। फिर एक आकृति तेजी से उनके सिर के ऊपर से छलांग लगाकर उनके सामने मजबूती से उतरी। छाया को पहचानते हुए कैसिडा और बाकी लोगों को ये सब बहुत जाना पहचाना लगा। नेता, अध्याय 290, संरक्षक। नेता, लियू लिंग को अपने सामने आते देख कैसिडा ने बड़ी भावना से कहा, नेता, आपका डू क्यों अभी तक ठीक नहीं हुआ है? अपने भाइयों को आपके लिए मोर्चा संभालने दें। अन्य भाड़े के सैनिकों ने भी एक स्वर में चिल्लाया, हाँ नेता, आप पीछे जाकर आराम करें, हम आपको कुछ समय देंगे। ज़ियाओयान की तरफ सबसे बड़े भाई के भाड़े के सैनिकों के समूह के भाड़े के सैनिकों को देखकर, जो अपने नेता के लिए मरने के लिए तैयार थे, वह काफी भावुक हो गया। इतने सारे भाड़े के सैनिकों से ऐसी वफादारी को प्रेरित करने में सक्षम होने से पता चलता है कि लियू लिंग एक सभ्य व्यक्ति था। हालांकि चूंकि वे अब दुश्मन थे, ज़ियाओयान जानता था कि वह नरमी नहीं बरत सकता। एक खामोशाह के साथ ज़ियाओयान की आभा बढ़ गई और उसके हाथ में काला शासक एक बार फिर से उग्र लाल रंग में बदल गया। मेरे शब्दों का अब कोई महत्व नहीं है ना? सभी नीचे उतरो। एक पल की खामोशी के बाद लियू लिंग ने अचानक भाड़े के सैनिकों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। सामान्य परिस्थितियों में लियू लिंग ने पहले ही उन्हें हमला करने का आदेश दे दिया होता, लेकिन लड़ाई डूकिंग के स्तर के करीब होने के कारण उन्हें भेजना मौत की सजा होगी। लियू लिंग का आदेश सुनकर कैसिडा ने एक पल के लिए अपनी भावनाओं से संघर्ष किया, लेकिन अंततः लियू लिंग की इच्छा के अनुसार भाड़े के सैनिकों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। मुझे स्वीकार करना चाहिए, आप न केवल एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी हैं, बल्कि सम्मान के पात्र भी हैं। ज़ियाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में लियू लिंग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए।
क्या ऐसा है? लियू लिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन आप जो किसी और की आत्मा शक्ति पर भरोसा करते हैं, फिर भी मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं है। लियू लिंग को यकीन था कि ज़ियाओ यान ने जो शक्ति दिखाई थी वह उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा बढ़ाई गई थी। इसके अतिरिक्त गूढ़े से अद्वितीय आत्मा शक्ति तकनीक और शिक्षाओं को प्राप्त करने के कारण लियू लिंग ने ज़ियाओ यान में एक असामान्य आत्मा उतार चढ़ाव महसूस किया था जो उससे संबंधित नहीं था। इसलिए लियू लिंग ने अनुमान लगाया कि ज़ियाओ यान ने किसी और की आत्मा शक्ति का लाभ उठाकर अस्थायी रूप से अपनी साधना को डूकिंग स्तर तक बढ़ाया होगा। ये सुनकर ज़ियाओ यान को शर्मिंदगी महसूस हुई, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। दुश्मन द्वारा खुलेआम मजाक उड़ाया जाना और अपने रहस्यों को उजागर किया जाना किसी को भी परेशान कर सकता है। मैंने इस युवक की असाधारण आत्मिक शक्ति को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कुछ समझ पाएगा। याओ लाओ ने आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि ज़ियाओ यान अपने विचारों से जूझ रहा था। गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए? ज़ियाओ यान ने कुछ हद तक घबराते हुए पूछा। चिंता मत करो, हो सकता है कि उसने आपकी आत्मा के बारे में कुछ असामान्य महसूस किया हो, लेकिन वह केवल मेरी उपस्थिति के बारे में अनुमान लगा रहा है। वह आगे जो भी कहे उसे अनदेखा करो, याओ लाओ ने सलाह दी। ठीक है गुरुजी, ज़ियाओ यान जानता है कि क्या करना है। ज़ियाओ यान ने मन ही मन सिर हिलाया। ... हाँ, जो कहना है कहो। अब जब तुम ऐसी स्थिति में हो तो अपना प्रयास बर्बाद करना बंद करो। बस मोटाई भाड़ी के समूह का विरोध करना बंद करने के लिए सहमत हो जाओ और मैं तुम्हें नहीं मारने का वादा कर सकता हूँ। ज़ियाओ यान जानता था कि लियू लिंग उसे नीची नज़र से देखता है, लेकिन फिर भी वह विजेता की तरह व्यवहार करते हुए लियू लिंग के पास जाता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे घेर लिया है? जैसे ही ज़ियाओ यान पास आया, लियू लिंग ने घबराने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने चुपचाप एक जैद तावीज़ निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुचल दिया। ज़ियाओ यान, वह दूसरों को संदेश भेज रहा है। याओ लाओ ने ज़ियाओ यान के ध्यान में आने से पहले उसे तुरंत सूचित किया। याओ लाओ ऐसे संचार तावीज़ों से बहुत परिचित था, हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियामा साम्राज्य के इतने दूरदराज के हिस्से में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एक संचार ताबीज, क्या वह अपने उस शक्तिशाली गुरु को बुला रहा है? याओ लाओ की चेतावनी सुनकर ज़ियाओ यान की चिंता बढ़ गई। चलो आशा करते हैं कि आने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली नहीं है। याओ लाओ ने आँख भरी, फिर जल्दी से कहा, ज़ियाओ यान, किसी के आने से पहले इस युवक को नियंत्रित करो। गुरु, मैं समझ गया। ज़ियाओ यान ने सिर हिलाया। अगले ही पल ज़ियाओ यान के कदम तेज हो गए और वह लियू लिंग के करीब चला गया। उसी समय स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहरी इलाके से कुछ ही दूर रेत के टीले के ऊपर रेत में चल रहा एक नंगे पांव सुनहरे बालों वाला छोटा लड़का अचानक पीला पड़ गया। तेजी से उसकी आकृति चमक उठी और वह स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर भागा। बस कुछ ही सांसों में वह शहर के ऊपर पहुंच गया था। तुरंत एक जबरदस्त उपस्थिति ने शहर में सभी के दिलों को भर दिया। लोग मोटाई मर्सनरी ग्रुप के ऊपर आसमान में नंगे पांव सुनहरे बालों वाले छोटे लड़के को मंडराते देखकर हैरान रह गए। वह आसमान में ऐसे चल रहा था जैसे उसके पास कोई पंख या इसी तरह की कोई सहायता न हो। 7वें स्तर का राक्षस जानवर, याओ लाओ ने रोमांचित होकर कहा, जैसे ही छोटा लड़का दिखाई दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी दूर की जगह पर वे 7वें स्तर पर डूजोंग पावर हाउस के बराबर एक जानवर को आकर्षित कर सकते हैं। शिक्षक, क्या आप कह रहे हैं कि यह छोटा लड़का 7वें स्तर का राक्षस जानवर है? ये भयानक है, किसी ने कहा। लड़के की आभा से अभिभूत ज़ियाओ यान के कदम रुक गए। ... अगले ही पल सुनहरे बालों वाला लड़का जो अचानक आसमान में दिखाई दिया था जल्दी से लियू लिंग की तरफ चला गया। भाई लियू, क्या हुआ? लियू लिंग के पास पहुंचते ही छोटे लड़के ने अपनी बचकानी आवाज में पूछा। ज़ियाओ जिन, तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए हो, लियू लिंग ने कहा और लड़के के सिर को थपथपाया, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए। 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले रेगिस्तान में एक उद्यम के दौरान लियू लिंग का सामना सर्प जनजाति के एक शक्तिशाली सदस्य से हुआ था। सर्प जनजाति के व्यक्ति द्वारा उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था जब तक कि ज़ियाओ जिन प्रकट नहीं हुआ और उसने हमलावर को तेजी से हरा दिया। तब से लियू लिंग ने ज़ियाओ जिन से कुछ चीजें सीखने में कामयाबी हासिल की थी। उसने पाया कि उसके मालिक ने 3 शक्तिशाली जानवरों को गुप्त रूप से उनमें से प्रत्येक की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। ये जानते हुए कि ज़ियाओ जिन को पूरे दिन गुप्त रूप से उसकी रक्षा करनी थी, लियू लिंग को लगा कि यह लड़के के लिए बहुत उबाऊ है। इस प्रकार लियू लिंग ने सुझाव दिया कि ज़ियाओ जिन को पूरे दिन उसकी निगरानी करने के बजाय उसके करीब घूमने की अधिक स्वतंत्रता हो सकती है। ज़ियाओ जिन ने लियू लिंग के सुझाव को खुशी से स्वीकार कर लिया और जल्द ही उसे एक संचार Z टोकन दिया ताकि उसे महत्वपूर्ण क्षणों में बुलाया जा सके। ये पहले से ही दूसरी बार है जब ज़ियाओ जिन ने मेरी मदद करने के लिए आओ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे साथी शिष्य यान रैन और जियान एर ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है, लियू लिंग ने मन ही मन सोचा। अध्याय 291, याओ लाओ बनाम जियो जिन। वह लापरवाही से 7वें स्तर के राक्षस जानवर के सिर को थपथपा रहा है और राक्षस जानवर उसे भाई लियू भी कह रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? जियो जिन और लियू लिंग के बीच होने वाले दृश्य को देखकर जियो यान पूरी तरह से हैरान रह गया। जियो यान, इधर उधर भटकना बंद करो, अपने दोनों भाइयों को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहो। आज की घटनाएं परेशानी पैदा कर सकती हैं। याओ लाओ की आवाज में खास तौर पर गंभीरता थी क्योंकि उसने अपने आश्चर्य के बीच जियो यान को चेतावनी दी थी। याओ लाओ की याद दिलाते हुए जियो यान वास्तविकता में वापस आ गया और जल्दी से जियो डिंग और जियोली की दिशा में चिल्लाने लगा, बड़े भाई, दूसरे भाई, जल्दी करो और स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ दो, जितना दूर हो उतना अच्छा है। जियो यान की चीख सुनकर जियो डिंग और जियोली ने भी स्थिति की गंभीरता को पहचाना। सुनहरे बालों वाले लड़के से निकलने वाली आभा में एक भयावह रूप से डराने वाला गुण था और अगर वे रुकते तो उनकी उपस्थिति केवल ज़ियाओ यान पर बोझ बनती। इस प्रकार बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ियाओ यान की चीख के बाद उन्होंने मोटाई भाड़े के समूह के कुछ भरोसेमंद सदस्यों को लिया और सड़कों पर भाग गए, तेजी से शहर के निकास की ओर बढ़ रहे थे।
जियाओयान की तेज चीख ने लियू लिंग का ध्यान भी खींचा। जियाओयान की हरकतों को देखकर लियू लिंग की अभिव्यक्ति तुरंत उदासीन हो गई। जियाओ जिन, वह आदमी आपके भाई लियू को धमकाने के लिए दूसरों की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? लियू लिंग ने जियाओयान की ओर इशारा किया और जियाओ जिन से फुसफुसाया। लियू लिंग के शब्दों को सुनकर जियाओ जिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बचकानी आवाज में जवाब दिया, अगर कोई भाई लियू को धमकाने की हिम्मत करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ ठीक से निपटा जाना चाहिए। ये कहने के बाद जियाओ जिन की नजर अचानक जियाओयान की ओर मुड़ गई और तुरंत जियाओयान के दिल में एक घनी दमनकारी शक्ति उमड़ पड़ी, जिससे उसे घुटन महसूस होने लगी। जियाओयान, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अभी झेल सको। इसके बाद अपने शिक्षक को अपने शरीर पर कब्जा करने दो। याओ लाओ की उदास आवाज उसके दिल में गूंज उठी, ठीक उसी समय जब जियाओयान दबाव से अभिभूत था। ठीक है, अपने दिल में आवाज सुनकर जियाओयान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बीच लियू लिंग को जियाओ जिन की ताकत पर पूरा भरोसा था, फिर भी जियाओयान की मौजूदा हरकतें अजीब लग रही थी। क्या ये हो सकता है कि यह आदमी वास्तव में अपनी ताकत को पूर्वज की स्तर तक बढ़ा सकता है? लियू लिंग ने खुद से बड़बड़ाया। तभी अपनी आंखें कसकर बंद करके जियाओयान की पलकें थोड़ी कांपने लगी। कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें अचानक खुल गईं, जो कभी काली पुतलियों से चमकीली सफेद चमक छोड़ रही थी। उसके भीतर से एक विशाल आभा विस्फोटक रूप से विकीर्ण हुई। वह वास्तव में कामयाब रहा, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कई छिपी हुई गहराइयां थी। जियाओयान की आभा में बदलाव देखकर लियू लिंग कुछ हद तक चौंक गया, लेकिन फिर जियाओ जिन के सिर को थपथपाया और कुछ चिंता के साथ पूछा, जियाओ जिन, क्या तुम उसे इस अवस्था में संभाल सकते हो? इस समय उसकी ताकत मेरी तुलना में थोड़ी ही कमजोर है, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं उसे संभाल पाऊंगा, उसे नीचे गिरा दो। जियो जिन ने बहुत गंभीर भाव से कहा। तुमसे कमजोर है ना? तो ठीक है, आगे बढ़ो और उसे नीचे गिराओ। जियो जिन के शब्दों को सुनने के बाद लियू लिंग को काफी राहत महसूस हुई, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि जियोयान की उम्र को देखते हुए, चाहे उसने कितनी भी ट्रेनिंग ली हो या आत्माओं की दवाइयों और स्वर्गीय खजानों का सेवन किया हो, उसके लिए पूर्वज तक पहुंचना असंभव था। इसका मतलब था कि ऐसी क्षमता उसकी अपनी नहीं थी और लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, जबकि जियो जिन एक वास्तविक पूर्वज शक्ति थी। जब तक वे उसे थका देते, जियोयान निश्चित रूप से नुकसान में रहता। जियो जिन ने सिर हिलाया, फिर लियू लिंग से कहा, ठीक है भाई लियू, आपको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। अपनी खुद की ताकत को जानते हुए जियो जिन ने तब तक इंतजार किया जब तक कि लियू लिंग कई दर्जन मीटर दूर नहीं चला गया। फिर उसकी हथेली में एक सुनहरी ऊर्जा उमड़ने लगी। अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करके उसने एक पल में सुनहरी ऊर्जा को पूरी तरह से पकड़ लिया और फिर सीधे जियोयान की दिशा में मुक्का मारा, जिससे सुनहरी ऊर्जा का द्रव्यमान हवा के एक भयंकर झोंके के साथ फट गया, हवा को जियाओयान की ओर उछाला। जैसे ही सुनहरी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी, जियाओयान के हाथ में काला रूलर अचानक ठंडे सफेद रंग में बदल गया और फिर उसने उसे जोर से आगे की ओर घुमाया। रूलर की नोक से लगभग सुनहरे रंग के आकार की एक सफेद ऊर्जा फूट पड़ी। धमाका! जैसे ही दोनों सेनाएं आपस में तेजी से टकराईं, एक भयानक ऊर्जा तूफान बाहर की ओर आया, जिसने मोटाई मशीनरी ग्रुप के बेस और आसपास की सड़कों के पास की इमारतों को तहस नहस कर दिया और कोबलस्टोन उखड़कर बिखर गए। इस भयंकर ऊर्जा तूफान के बीच लड़ाके किसी तरह खुद को हवा में ऊंचा पाते हैं। इस बड़े पैमाने पर हंगामे ने तुरंत पूरे शहर का ध्यान खींचा, साथ ही सभी के दिलों पर डर की चादर छा गई। जियाओ भाइयों, जिन्होंने अभी तक स्टोन डेजर्ट सिटी को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, ने भी आसमान में ये दृश्य देखा। तीसरा भाई इतना शक्तिशाली हो गया है। जियाओली ने जियाओयान को देखा, जो हवा में चलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके होठों से अविश्वास की आवाज निकल रही थी। चलो चलते हैं। तीसरा भाई इस ताकत को हासिल करने के लिए किसी खास तरीके का इस्तेमाल कर रहा होगा। यह शायद लंबे समय तक नहीं टिकेगा, हमें उसे यहाँ बोझ नहीं बनाना चाहिए। जियाओली को अचंभित खड़ा देखकर जियाओडिंग ने जल्दी से उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। सौभाग्य से जियोजिन के बोलने के बाद लियू लिंग ने अपने लोगों को मोटाई मर्सिनरी ग्रुप के बेस के प्रवेश द्वार से दूर ले जाया था, अन्यथा पहले से हुए भारी प्रभाव ने वहां मौजूद सभी लोगों को कुचल दिया होता। ... इस राक्षस जानवर की ताकत अभी मुझसे भी ज्यादा मजबूत है, हम इसे और नहीं खींच सकते। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद याओ लाओ ने जियोजिन की शक्ति का एक मोटा आकलन किया। अगले ही पल जियोयान ने धीरे से अपनी हथेली उठाई और उसकी उंगलियों के चारों ओर घूम रही ठंडी सफेद लपटें अचानक भड़क उठी। पलक झपकते ही उसका शरीर पूरी तरह से उनमें लिपट गया और जिस काले रंग के शासक को उसने कसकर पकड़ रखा था, वह चमकदार रोशनी में फट गया। शासक से निकलने वाली रोशनी और भी तीव्र हो गई, अंततः सूरज की तरह अंधा करने वाली हो गई, जिससे सीधे उस पर देखना मुश्किल हो गया। फिर एक धीमी आवाज में जियाओयान ने अपने काले शासक को जियाओजिन की ओर जोर से घुमाया, जो ज्यादा दूर नहीं था। ज्वाला विभक्त करने वाली सुनामी। ये चिल्लाहट आसमान में गूंज उठी। काले शासक के ऊपर से सफेद ऊर्जा का एक विशाल अर्धचंद्राकार ब्लेड निकला। विशाल सफेद अग्नि ऊर्जा अर्धचंद्राकार ब्लेड आसमान में उड़ गया, एक झटके में गायब हो गया। अचानक हुई भीषण गर्मी ने जमीन पर मौजूद लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे आग की लहर में फंस गए हों। अर्धचंद्राकार ब्लेड ने तीखे ध्वनि विस्फोट किए, जो एक अजय बल के साथ आसमान को चीरते हुए लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करने में सक्षम लग रहा था। हालांकि यह वही युद्ध तकनीक थी, लेकिन इस बार की ज्वाला विभक्त करने वाली सुनामी जियाओयान द्वारा लियू लिंग के खिलाफ पहले इस्तेमाल की गई सुनामी से लगभग दर्जनों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। शक्ति में ये स्पष्ट अंतर केवल उनकी आंतरिक शक्तियों में असमानता का परिणाम था। अध्याय 292 भारी क्षति। शुरू में जब जियाओयान अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा था, जियाओजिन के शरीर में एक विशाल स्वर्ण ऊर्जा उमड़ पड़ी, जो अंततः उसके दाहिने हाथ में लगभग पूरी तरह से केंद्रित हो गई। जैसे ही उसके चारों ओर की स्वर्ण ऊर्जा उग्र रूप से एकत्रित हुई, जियाओजिन की उंगलियों से एक अत्यंत चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जो ऊपर आकाश में सूरज से भी अधिक चमकीली थी। हाँ, जैसे ही जियाओयान द्वारा छोड़ा गया अर्धचंद्राकार ब्लेड निकट आया,
ज़ियाओजिन के चारों ओर की हवा तुरंत जम गई। उसने अपनी उंगली ज़ियाओयान की ओर इशारा किया और एक युवा चिल्लाहट के साथ उसकी उंगलियों से एक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हिंसक रूप से चमक उठा, जो बहुत तेज गति से प्रकाश की एक बहुत ही महीन किरण को बाहर निकाल रहा था। जैसे जैसे ये यात्रा करता गया, इसने जिस स्थान से होकर गुजरा उसे कांपने पर मजबूर कर दिया, नीले आकाश में एक बिल्कुल काला निशान छोड़ते हुए एक चमकदार दृश्य बना दिया। अंत में शहर में अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के सामने अंतरिक्ष को चीरने वाला अर्धचंद्राकार ब्लेड और ज़ियाओजिन की बिजली जैसी सुनहरी ऊर्जा किरण नीले आकाश में एक जोरदार धमाके के साथ टकराए, जिससे एक भयानक ऊर्जा शॉकवेव निकली। टक्कर के भारी दबाव के कारण स्टोन डेजर्ट सिटी की कई इमारतें अचानक ढह गईं, जिससे कमजोर लोग जमीन पर गिर गए। ये किस तरह की भयानक शक्ति है? इस दूरी से भी टकराव से होने वाला ऊर्जा झटका मुझे अभी भी प्रभावित करता है। इस समय जियोडिंग और जियोली, साथ ही शहर के बाहर पीछे हटने वाले अन्य लोगों ने झटके महसूस किए। उनके चेहरे पर धड़कन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस बीच स्टोन डेजर्ट सिटी के एक निश्चित हिस्से में लियूलिंग अचानक एक इमारत की छत पर खड़ा हो गया, जो ऊर्जा के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। उसने ज़ियाओजिन की ओर पागलों की तरह हाथ हिलाया, चिल्लाया, ज़ियाओजिन, जब तुम उससे लड़ो तो दूर हटो या ऊपर उड़ो, शहर में नागरिकों को प्रभावित मत करो। लियूलिंग की तीव्र आवाज सुनकर ज़ियाओजिन ने अपनी युवा आवाज में ज़ियाओयान को जवाब दिया, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत रखते हो? बेशक। ज़ियाओजिन की चुनौती सुनकर याओ लाओ लगभग तुरंत सहमत हो गया। उसका दिल भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। ज़ियाओयान की कुछ हद तक वृद्ध आवाज में प्रतिक्रिया के बाद ज़ियाओजिन और ज़ियाओयान धीरे धीरे शहर में कई दर्शकों की निगाहों के सामने दो छोटे प्रकाश बिंदुओं में बदल गए, एक सफेद और एक सुनहरा। आसमान में और भी ऊपर पहुंचकर ज़ियाओजिन ने युद्ध के लिए तीव्र उत्सुकता के साथ ज़ियाओयान को देखा। लियूलिंग के साथ रहते हुए यह उनका पहला प्रतिद्वंद्वी था जो युद्ध में उनका मुकाबला कर सकता था। हाँ, चिल्लाने के बाद ज़ियाओजिन की आकृति ने ज़ियाओयान से दूरी को तेजी से कम किया, इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए कि ज़ियाओयान को भी प्रतिक्रिया करने में कठिनाई हुई। बस एक पल में ज़ियाओयान ने महसूस किया कि एक जबरदस्त बल के साथ एक ध्वनि बूम उसकी पीठ पर लगा। प्रयास के साथ पीछे मुड़ते हुए ज़ियाओयान ने देखा कि सुनहरी ऊर्जा चाबुक उसकी ओर तेजी से आ रही है। उसने अपनी आस्तीन लहराई और अंदर से ठंडी सफेद लपटों का एक बड़ा समूह फूट पड़ा। लपटें जल्दी से उसके सामने एक बर्फ के दर्पण में संघनित हो गई, जो बर्फ के एक ब्लॉक जैसा था लेकिन फिर भी सफेद लपटों के झोंकों से ढका हुआ था। बर्फ और आग के मिलन ने एक विचित्र और सहवर्ती दृश्य बनाया। बूम! सुनहरी ऊर्जा चाबुक बर्फ के दर्पण से जोर से टकराए। संपर्क के बिंदु पर सफेद लपटें ऊपर की ओर उठी और ऊर्जा चाबुक का कोई भी हिस्सा जो भी छूता तुरंत उस बर्फ में जम जाता। हालांकि सफेद लपटें जितनी विचित्र थीं, ऊर्जा चाबुक में निहित गतिज ऊर्जा बस बहुत अधिक थी। इसलिए जैसे ही सफेद लपटें आधी चढ़ीं, उन्होंने अपनी ताकत खो दी और पीछे की बढ़ती ऊर्जा ने सब कुछ नष्ट कर दिया। सुनहरी ऊर्जा चाबुक सफेद लपटों को तोड़कर बर्फ के दर्पण पर जोर से टकराए। तुरंत बर्फ का दर्पण अस्थिर रूप से डिगमगाया, इसकी सतह पर दरारें फैल गईं और यह अंततः बर्फ के टुकड़ों के बादल में बिखर गया। इसके बाद ज़ियाओयान के शरीर को कई कदम पीछे धकेला गया, इससे पहले कि वह रुक पाता। ये शरीर आखिरकार मेरा अपना नहीं है और प्रतिक्रियाएं भी बहुत धीमी हैं। अपने रुख पर वापस आते हुए ज़ियाओयान ने धीरे से कहा, फिर उसकी नज़र दूर खड़े उत्सुक सुनहरे बालों वाले लड़के पर टिकी हुई थी और सोच रहा था, ये परिवर्तनकारी जानवर स्वाभाविक रूप से मेरी वर्तमान स्थिति से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, साथ ही इस शरीर पर मेरा नियंत्रण पूरी तरह से नहीं है और मेरी ताकत लगातार कम होती जा रही है। इस लड़ाई को जारी रखते हुए हार अपरिहार्य है। उस पल ज़ियाओयान की आंखें सफेद रोशनी से चमक रही थी, धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। अगले ही पल उसने अपना काला रूलर घुमाया और तेजी से पीछे हटने से पहले ज़ियाओजिन की ओर एक सफेद ऊर्जा विस्फोट किया। इस बार ज़ियाओयान को वास्तव में भागते हुए देखकर ज़ियाओजिन ने चतुराई से हमले को रोकने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे रोकने के लिए अपनी असाधारण गति का इस्तेमाल किया। भागो मत! जल्द ही तेजी से आगे बढ़ रहे ज़ियाओयान ने अपने कान में लगभग फुसफुसाते हुए एक बच्चे जैसी आवाज सुनी। फिर जैसे ही ज़ियाओयान तेजी से घूमा, उसने अपनी बड़ी हुई पुतलियों में एक छोटी सी सुनहरी मुट्ठी दिखाई दी। बिजली की चमक और बिजली की तरह सुनहरी मुट्ठी एक ध्वनि बूम के साथ तेजी से ज़ियाओयान की पीठ पर वार किया। विशाल दमनकारी बल ने मुट्ठी के चारों ओर लहरें पैदा की क्योंकि यह अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही थी। जैसे ही सुनहरी मुट्ठी उस पर वार करने वाली थी, ज़ियाओयान ने लगभग सहज रूप से काले रूलर को अपनी पीठ के पीछे रख लिया। बूम! जैसे ही सोने की मुट्ठी ने विशाल काले रूलर पर प्रहार किया, धातु की जोरदार टक्कर आसमान में गूंज उठी। रूलर से निकला बल फिर उसकी पीठ पर पहुंचा और उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे ज़ियाओयान का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह आखिरकार अपने मुंह में खून नहीं रोक पाया और उसने थूक दिया। प्रहार के बल का लाभ उठाते हुए उसका शरीर और पीछे की ओर चला गया। हंस, ऐसा मत सोचो कि तुम भाग सकते हो। ज़ियाओयान को भागने की कोशिश करते देख ज़ियाओजिन ने उसका पीछा किया। हालांकि थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसे अचानक कुछ याद आया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसका शरीर सीधे नीचे स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर बढ़ गया। ज़ियाओजिन को शून्य से नीचे उतरते देख लियूलिंग ने तुरंत पूछा, ज़ियाओजिन, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या तुमने उस आदमी को मार दिया? लियूलिंग का सवाल सुनकर ज़ियाओजिन ने जोर से अपना सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, भाई लियू, वह आदमी लड़ रहा था और फिर अचानक कमजोर होने लगा और फिर उसने भागने की कोशिश की। क्या तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? लियूलिंग ने बातचीत के बीच में ही आश्चर्य से पूछा। हे, बिल्कुल नहीं, ज़ियाओजिन ने अचानक शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर गर्व था और उसने कहा, वह ज्यादा दूर नहीं गया था जब मैंने उसे पकड़ लिया और उसे एक जोरदार मुक्का मारा जिससे वह खून थूकने लगा। उसने खून थूका और फिर क्या? लियूलिंग परिणाम जानने के लिए उत्सुक था। अध्याय 293, बाद की सफाई। फिर उसने भागने के लिए पलटाव बल का इस्तेमाल किया।
वह थोड़ी दूर भाग गया, इसलिए मैंने उसका पीछा नहीं किया, जियोजिन ने जवाब दिया। वह भाग गया, लेकिन वह घायल था और यह केवल समय की बात थी कि तुम उसे पकड़ लेते। तुम उसका पीछा कैसे नहीं कर सकते थे? लियूलिंग ने चिढ़कर कहा। ठीक है। लियूलिंग के शब्दों को सुनकर जियोजिन ने अपने सिर के पीछे खरोंच लगाए और अपनी बचकानी आवाज में झिझकते हुए कहा, भाई लियू, मुझे चिंता थी कि अगर मैं बहुत दूर भाग गया तो मैं तुम्हारी तरफ नजर नहीं रख पाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मास्टर को यह नहीं समझा पाऊंगा। तो तुम यहाँ कुछ होने के बारे में चिंतित थे। जियोजिन की व्याख्या सुनकर लियूलिंग कुछ पल के लिए शब्दों के लिए खो गया। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि मास्टर गुहे ने जियोजिन को उसकी रक्षा करने का आदेश दिया था और जियोजिन निश्चित रूप से किसी भी अन्य कार्य से पहले उस कार्य को प्राथमिकता देगा। इस पर विचार करने के बाद लियूलिंग ने अचानक जियोजिन को अंगूठा दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, जियोजिन, आपने इस बार बहुत अच्छा किया और आप प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आपके बारे में मास्टर से कुछ अच्छे शब्द अवश्य कहूंगा। सच में भाई लियू, आप सबसे अच्छे हैं। लियूलिंग से प्रशंसा पाकर जियोजिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। बेशक ये सच है। जैसे ही लियूलिंग ने बात की, उसने धीरे से जियोजिन के सिर पर थपथपाया। अचानक जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, लियूलिंग के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान आ गई और उसने जियोजिन से कहा, आप जानते हैं, संचार Z टोकन पहले कुचल दिया गया था, क्या आप भाई लियू के लिए एक और बना सकते हैं? जरूर। लियूलिंग के अनुरोध को सुनकर जियोजिन ने समझदारी से सिर हिलाया और फिर लियूलिंग को सौंपने के लिए एक और संचार Z टोकन निकाला। अच्छा। लियूलिंग ने Z टोकन लिया, बहुत प्रसन्न दिख रहा था और खुशी से जियोजिन की थोड़े गोलमटोल गालों को चुपकी ली। ये पूरा दृश्य दाशी जियोंग भाड़े के सैनिकों के समूह के भाड़े के सैनिकों ने दूर से खड़े होकर देखा। नेता वाकई बहुत साहसी है, न केवल इस भयानक रूप से शक्तिशाली प्राणी के सिर को थपथपा रहा है, बल्कि उसके गाल पर चुटकी भी लेने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुमने उस वरिष्ठ को हमारे नेता को भाई कहते नहीं सुना? अब से ये हमारा दूसरा नेता है। ये भाई से ही कह रहा है। नेता का भाई हमारा दूसरा नेता है। हाँ, किसने सोचा होगा कि हमारे दाशी जियोंग भाड़े के सैनिकों के समूह में इतना भयानक रूप से शक्तिशाली दूसरा नेता होगा। शांत फुसफुसाहट के बीच भाड़े के सैनिकों के समूह ने पहले ही जियाओजिन को भाड़े के सैनिकों के समूह के दूसरे नेता के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। इस हंगामे ने जल्द ही लियूलिंग का ध्यान आकर्षित किया। तुम सब वहाँ क्या बकबक कर रहे हो? शहर में जाकर देखो कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लियूलिंग ने अचानक भाड़े के सैनिकों के समूह पर चिल्लाया। लियूलिंग की आवाज सुनकर भाड़े के सैनिक तुरंत शांत हो गए और कैसिडा के समन्वय में शहर का गहन निरीक्षण शुरू करने के लिए टीमों में विभाजित हो गए। ... थोड़ी देर बाद स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर कई मील दूर एक रेत के टीले के ऊपर एक विशाल काला रूलर रेत में घुसा हुआ था और पास में ताजे लाल रंग से सना हुआ रेत का एक छोटा सा जुर्मुट दिखाई दे रहा था। बड़े भाई देखो, क्या ये तीसरे भाई का काला रूलर नहीं है? उसी क्षण खड़ी रूप से लगे काले रूलर से कुछ ही दूरी पर जियाओली की आवाज आश्चर्य से सुनाई दी। इसके बाद आसपास और भी आवाजें सुनाई दी। ये वास्तव में तीसरे भाई का हथियार है, चलो इसे देखते हैं। मास्टर जियाओ यान। अध्याय 293, बाग की सफाई। इससे ठीक पहले जियाओडिंग और जियाओली ने भागने के दौरान आसमान में एक मजबूत आकृति को देखा था। कुछ ही देर बाद शक्तिशाली उपस्थिति आसमान से नीचे गिर गई। ये देखकर जियाओडिंग और जियाओली तुरंत अपने समूह को गिरी हुई आकृति की दिशा में ले गए। इस समय जियाओडिंग और उनका समूह रेत के टीले की ओर भागते हुए जियाओयान का नाम चिल्ला रहे थे। जल्द ही लगभग 1 दर्जन लोग विशाल काले शासक के चारों ओर इकट्ठा हो गए। तीसरे भाई का हथियार यहाँ है, लेकिन वह कहाँ है? जियोडिंग की भौहें गहरी सिकुड़ गईं, उसका चेहरा चिंता से भर गया। वास्तव में ये हथियार तीसरे भाई के लिए इतना महत्वपूर्ण है, वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, जियोली ने उत्साह से कहा। वह यही कहीं आसपास होगा, चलो अलग हो जाते हैं और देखते हैं। जियोडिंग ने शांति से कहा। तीसरे भाई, तुम कहाँ हो? मास्टर जियोयान, तुम कहाँ हो? जैसे ही वे दूर जाते हुए जियोयान का नाम पुकारने लगे, अचानक रेत के नीचे से एक बहुत ही कमजोर आवाज आई। मैं तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे हूँ। यह आवाज सुनकर जियोडिंग ने अपनी गहरी सुनने की शक्ति के साथ तुरंत खुशी का भाव दिखाया। उसने आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। अगले ही पल जियाओडिंग की नजर में रेत से धीरे धीरे कई पतली उंगलियां उभरी और उसी समय एक चमकदार सेक्सी पैर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा था। ये दृश्य देखकर जियाओडिंग ने तुरंत चिल्लाया, ज़ुएलिन, रुक जाओ, पैर मत रखो। हालांकि जियाओडिंग के शब्द ज़ुएलिन के कानों तक पहुंच गए, लेकिन वे उसके पैर को नीचे आने से नहीं रोक पाए। हिस! अगले ही पल जैसे ही ज़ुएलिन का पैर जमीन पर गिरा, उसके नीचे की रेत से एक दबी हुई कराह निकली। ज़ुएलिन ने भी तुरंत अपने पैर के नीचे कुछ अजीब देखा और जल्दी से उसे उठा लिया। कैप्टन जियाओडिंग, मेरा उस पर पैर रखने का इरादा नहीं था। पतली उंगलियों को देखकर ज़ुएलिन ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। जल्दी करो, उसकी मदद करो। ज़ुएलिन के साथ छोटी मोटी समस्याओं को संबोधित करने के लिए समय न होने पर जियाओडिंग ने तुरंत दूसरों को इकट्ठा किया। कुछ ही देर में सभी ने पतली उंगलियों के आसपास खुदाई कर ली और धीरे धीरे रेत के नीचे से एक युवक की आकृति उभरी जिसके मुंह के कोनों पर खून के निशान थे। तीसरा भाई जियाओयान को इस हालत में देखकर जियाओडिंग की आंखें थोड़ी नम हो गईं। खांसी, खांसी। जियाओडिंग की तेज आवाज में जियाओयान ने 2 बार खांसी और फिर धीरे से अपनी गहरी आंखें खोली। तीसरे भाई, तुम जाग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? जियाओडिंग ने उत्सुकता से पूछा। खांसी, खांसी। बड़े भाई, मैं अभी नहीं मरूंगा। जियाओयान ने हल्के से खांसी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी पूरी तरह से छिप नहीं पाई। ये सब बड़े भाई की गलती है। अगर हम स्टोन डेजर्ट सिटी को पहले छोड़ देते तो ऐसा नहीं होता। जियाओयान के मजबूर लापरवाह व्यवहार को देखकर जियाओडिंग ने अफसोस के साथ आह भरी। जियाओली ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए, अपनी निगाहें दृढ़ करते हुए जोर से
कहा, बड़े भाई, जो हो गया सो हो गया। जो होना चाहिए था उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है और स्टोन डेजर्ट सिटी के बिना भी हम जियाओ भाई फिर से उठ सकते हैं। शुरू में जियाओयान ने अपने भाइयों की बात सुनकर हल्की मुस्कान बनाए रखी थी, लेकिन अचानक जैसे कि उसे कुछ महत्वपूर्ण याद आ गया हो, उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई और वह जल्दी से अंगूठी के माध्यम से याओ लाओ के साथ संवाद करने के लिए आगे बढ़ा। मास्टर, अध्याय 294, सर्प लोगों की हरकतें। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जियाओयान रिंग के जरिए याओ लाओ से संवाद करने की बेताबी से कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मास्टर, कोई जवाब न देखकर जियाओयान की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई और वह अपने मन में कई बार संवाद करने की कोशिश करता रहा। जैसे ही जियाओयान हार मानने वाला था, याओ लाओ की कुछ हद तक पुरानी आवाज आखिरकार उसके दिमाग में गूंजी। जियाओयान, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम किसी बात का शोक मना रहे हो? यह आवाज सुनकर जियाओयान का चेहरा, जो कुछ हद तक दुखी था, तुरंत चमक उठा। मास्टर, आप ठीक हैं? आपने मुझे मौत की घाट उतार दिया। जियाओयान ने गहरी राहत के साथ संवाद किया। मैं लगभग नहीं जागा। उस परिवर्तनकारी राक्षस जानवर के आखिरी घूसे ने तुम्हें मारा और मैंने तुम्हें मौत से बचाने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का बेतहाशा इस्तेमाल किया। इस वजह से मेरी आत्मा भी लगभग गहरी नींद में चली गई। याओ लाओ की आवाज कमजोर थी। याओ लाओ की व्याख्या सुनकर जियाओयान को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं सोच रहा था कि मुझे केवल आसमान से गिरने जैसा दर्द क्यों महसूस हुआ। ये पता चला, मास्टर, आपने मेरे लिए परिवर्तनकारी राक्षस जानवर के उस घातक हमले को रोक दिया। जियाओयान, इस समय के बाद लंबे समय तक मैं तुम्हें केवल कुछ समय के लिए डूकिंग की शक्ति प्रदान कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें फिर से डू पूर्वज शक्ति तक बढ़ा दूं तो मेरी आत्मा तुरंत थकावट और नींद में गिर जाएगी। हालांकि अगर तुम कुछ स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने प्राप्त कर सकते हो जो आत्मा की शक्ति को बहाल करते हैं, तो मेरी आत्मा ठीक हो सकती है। याओ लाओ ने गंभीरता से समझाया। आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने। याओ लाओ के शब्दों को सुनने के बाद जियाओयान ने खुद से कहा, फिर उनके अगले कदमों के बारे में पूछताछ जारी रखी। तो मास्टर, क्या हम अभी भी अजीब आग की खोज के लिए रेगिस्तान के गहरे हिस्सों में जा रहे हैं? जियाओयान का सवाल सुनकर याओ लाओ कुछ देर के लिए चुप हो गया। जबकि जियाओयान पूरी तरह से याओ लाओ से संवाद करने में लगा हुआ था, उसके चेहरे के कई भाव जियाओडेंग और जियाओई की नजरों से नहीं छूटे। जियाओयान के बदलते हाव भाव देखकर जियाओडेंग और बाकी लोग हैरान रह गए। तीसरे भाई के चेहरे के हाव भाव इतनी बार क्यों बदल रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आसमान से गिरने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया हो? इस बार उसे लगी चोटों की वजह से ऐसा हुआ हो। चलो तीसरे भाई को आराम करने के लिए रेगिस्तान में सप्लाई पॉइंट पर ले चलते हैं। बोलने के बाद वे जियाओयान को स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए तैयार हो गए। बड़े भाई, दूसरे भाई, मैं ठीक हूँ। जैसे ही वे उसे ले जाने वाले थे, जियाओयान अचानक रेत पर खड़ा हो गया और धीरे से खड़ा हो गया। तीसरे भाई, क्या तुम वाकई ठीक हो? जियाओयान को अचानक खड़ा देखकर जियाओडेंग थोड़ा चिंतित हो गया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए जियाओयान ने अपनी छाती भी 2 बार थपथपाई। अगर तुम ठीक हो तो अभी दूसरे भाई के साथ आओ। तीनों जियाओ भाई आखिरकार एक साथ हो सकते हैं। जियाओली ने खुश होकर जियाओयान के कंधे पर थपथपाया। नहीं बड़े भाई, दूसरे भाई, तुम आगे बढ़ो और मोटाई भारी के सैनिकों के समूह को बसाओ। मैं अभी भी कुछ खोजने के लिए रेगिस्तान में और अंदर जाना चाहता हूँ। जियाओली की बातें सुनकर जियाओयान ने बिना कुछ सोचे मना कर दिया। क्या आप अभी भी रेगिस्तान में और भीतर जा रहे हैं? क्या ये वह जगह नहीं है जहाँ सर्प लोग हैं? जियाओडेंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा। कोई चिंता नहीं, मैं सर्प लोगों से लड़ने के लिए वहाँ नहीं जा रहा हूँ। जियाओयान मुस्कुराया और हाथ हिलाकर उसे खारिज कर दिया। फिर काले शासक के पास गया, उसे रेत से खींच लिया। इस बीच टैगोर रेगिस्तान में एक प्राचीन महल के बाहर 8 शक्तिशाली सर्प लोग, अपनी तरह की 8 प्रमुख जनजातियों के नेता, महल के पास पहुंचते ही लगभग एक दूसरे के बगल में थे। ये नेता, पुरुष और महिला दोनों, आमतौर पर एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और यहाँ तक कि आपस में कुछ प्रतिद्वंद्विता भी रखते थे। हालांकि सर्प लोगों के महान बुजुर्ग और रानी मेडुसा ने पूर्वज शक्ति बनने के लिए सफलता हासिल की। 8 जनजातियों के प्रमुखों ने एक दूसरे से अधिक बार संपर्क करना शुरू कर दिया। अनगिनत वर्षों से सर्प लोग मनुष्यों के खिलाफ अपने संघर्षों में नुकसान में थे। उनका रहने का स्थान लगातार सिकुड़ता जा रहा था, जब तक कि वे विशाल टैगोर रेगिस्तान तक सीमित नहीं हो गए। लेकिन अब 2 पूर्वजों के साथ उनकी शक्ति उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के कई मानव राष्ट्रों से अधिक थी, जिससे जनजाति के भीतर टैगोर रेगिस्तान से परे भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए जवाबी हमले का आह्वान करने वाली आवाजें उठी। हाँ, युमे, महान बुजुर्ग ने कहा कि हमारी रानी एक 5 सितारा पूर्वज को तोड़ने का प्रयास कर रही है। एक मोटे दाढ़ी वाले पुरुष सर्प व्यक्ति ने उसके बगल में चल रही एक महिला सर्प व्यक्ति से जोरदार हंसी के साथ कहा। युमे नाम की महिला आश्चर्यजनक रूप से कामुक थी। उसके लंबे बाल उसके पीले कंधों से उसके कूल्हों तक झड़ रहे थे, जिससे उसकी कमर एक ऐसी पतली कमर को उजागर कर रही थी जो दुनिया में दुर्लभ थी। हाँ मोबास, अब समय आ गया है कि हम इस बंजर रेगिस्तान को छोड़ दें, युमे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वे मनुष्य हमारी महिलाओं को गुलाम बनाना पसंद करते हैं, है न? जब हम उनके शहरों में घुसेंगे तो हम उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। हाँ। समूह में एक और मोटा और शर्टलेस पुरुष सर्प व्यक्ति जोर से हंसा और बोला। जैसे ही उसके शब्द धीमे हुए, प्राचीन महल के भव्य द्वार अचानक खुल गए और भीतर से एक राजसी और विशाल आभा फैल गई। रानी की जय हो। इस उपस्थिति को महसूस करते हुए 8 सरदार, जो बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, तुरंत गंभीर हो गए और दरवाजे की ओर झुक गए। अंदर आओ। फिर महल के अंदर से एक ठंडी लेकिन शाही आवाज आई। ये सुनकर 8 सर्प लोगों के सरदारों ने भव्य हॉल की ओर अपनी गति तेज कर दी। जब वे विशाल और आलीशान महल में दाखिल हुए तो हॉल के सामने बैंगनी क्रिस्टल के सिंहासन पर एक राजसी आकृति अचानक प्रकट हुई।
यह आकृति एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसने एक शानदार लाल लबादा पहना हुआ था जो उसके कामुक रूप को और भी निखार रहा था, जो पके आड़ू की याद दिलाता था, एक सूक्ष्म आकर्षण बिखेर रहा था। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर उसकी पतली कमर के नीचे आराम से लटके हुए थे। लाल लबादे के नीचे उसकी सफेद कोमल टांगें आराम से एक दूसरे से लिपटी हुई थी जो अंतहीन कल्पनाओं को जगा रही थी। इस समय हॉल में दाखिल होने वाले कई पुरुष सर्प लोगों ने सीधे उस आकर्षक आकृति को देखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि वे सिंहासन पर बैठी गरिमामयी महिला का अनादर कर सकते हैं। हालांकि युमे को ऐसी औपचारिकताओं की परवाह नहीं थी। ऊपर की शाही महिला को देखते हुए उसने अपनी कमर को थोड़ा सीधा किया जिससे उसका आकर्षक रूप और भी निखरकर सामने आ गया। रूपरेखाएं। महाराज, हमारी 8 जनजातियों की सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं। हम मानव शहरों पर पूरी तरह से हमला करने के लिए आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। अध्याय 295। सर्प लोगों की सेना आगे बढ़ती है। उड़ान। अपने सिंहासन के ऊपर रानी मेडुसा ने युमे की रिपोर्ट सुनी। उसकी खूबसूरत आंखें क्षण भर के लिए झिझक से भर गईं। उसके मन में गहरे में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छवि चमकती रही और 5 सितारा डू पूर्वज के लिए उसकी वर्तमान सफलता के बावजूद इस आदमी के विचार ने अभी भी उसके दिल में भय की भावना पैदा की। मुझे उम्मीद है कि वह आदमी जियामा साम्राज्य से नहीं है। अपने दिल में एक आह के साथ रानी मेडुसा ने नीचे इकट्ठे हुए 8 सर्प लोगों के आदिवासी नेताओं को देखा और अधिकार से भरी आवाज में बोलने के लिए अपना मुंह खोला। युमे, मोबास, यंशी, यानसी, मेरे आदेशों का पालन करें। आदिवासी सेनाओं को जियामा साम्राज्य की ओर ले जाएं, जैसा आप आदेश देते हैं। रानी मेडुसा के शब्दों के साथ 8 सर्प लोगों के चेहरे उत्साह से चमक उठे। मेडुसा को फिर से प्रणाम करने के बाद नेता भव्य हॉल से चले गए। उनके जाने के बाद रानी मेडुसा के बगल में एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। रानी की निगाहों से रानी के चिंतन को महसूस करते हुए बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, महाराज, अब जब आप 5 सितारा डू पूर्वज बन गए हैं और अपने इंद्रधनुष स्वर्ग निगलने वाले अजगर की शक्ति के साथ आपको 7 या 8 सितारा डू पूर्वजों के खिलाफ यह जय होना चाहिए। उस आदमी के बारे में चिंता क्यों करें? इसके अलावा 3 महीने की अवधि बहुत पहले बीत चुकी है और वह आदमी कभी भी शेष आध्यात्मिक दवाओं का दावा करने के लिए प्रकट नहीं हुआ है, जो ये सुझाव देता है कि वह इस क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये सुनकर रानी मेडुसा ने थोड़ा सिर हिलाया। बड़े, मैं ये सब जानती हूँ। आसपास के क्षेत्रों से एकत्रित खुफिया जानकारी वास्तव में उस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिखाती है और वर्तमान में जियामा साम्राज्य में कोई भी डू पूर्वज तक नहीं पहुंच पाया है। महाराज, यदि आपने पहले से ही यह सारी जानकारी एकत्र कर ली है तो मुझे अभी भी आपकी आंखों में चिंता का निशान क्यों दिखाई देता है? सर्प लोगों के बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा। एल्डर का प्रश्न सुनकर रानी मेडुसा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और हल्की सी आह भरी। जब से मैं जियामा साम्राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रही हूँ, मुझे एहसास हो रहा है और मुझे भी इसका कारण नहीं पता। जियामा साम्राज्य में पूर्वी सीमा जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के पास एक विशाल किले पर चांदी की कवच और चांदी के हेलमेट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति लोहे के खून की आभा बिखेरते हुए रेगिस्तान की ओर देख रहा था। अचानक एक सैनिक शहर की दीवार पर तेजी से आया, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास गया और सम्मानपूर्वक बोला, जनरल, हमारे स्काउट्स ने रेगिस्तान में गहराई तक जाकर देखा है कि सर्प लोगों की हाल की गतिविधियां वास्तव में असामान्य हैं। 8 जनजातियां पहले की तुलना में बहुत अधिक निकटता से बातचीत कर रही हैं। सैनिक की रिपोर्ट सुनकर चांदी के कवच वाले बुजुर्ग ने आह भरी। शुक्र है, मोटाई भारी के समूह ने पहले ही संदेश भेज दिया था, अन्यथा इतने कम समय में आसपास की शाही सेनाओं के लिए इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता। ये कहने के बाद बुजुर्ग ने धीरे से युवा सैनिक की ओर रुख किया और निर्देश दिया, तुरंत ही जानकारी शाही राजधानी में वापस भेजो। हाँ सर। आदेश का पालन करते हुए युवा सैनिक ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और जल्दी से चला गया। थोड़ी देर बाद टैगोर रेगिस्तान के भीतर 2 विशाल सर्प लोगों की सेनाओं ने जियामा साम्राज्य की पूर्वी सीमा की ओर अपना मार्च शुरू किया। युमे, मोबास, क्विटसिंग और नानशे के नेतृत्व में एक सेना पश्चिम की ओर आगे बढ़ी। दूसरी सेना यंशी, यानसी, हेडू और हुआस्नेकिंग के नेतृत्व में जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के पास एक किले की ओर बढ़ी जो टैगोर रेगिस्तान की सीमा पर भी था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊपर साफ आसमान में विशाल सूर्य ऊपर लटका हुआ था, जैसे आग का एक विशाल गोला लगातार लपटे छोड़ रहा हो। तीव्र सूर्य की रोशनी सुनहरे रेगिस्तान में बिखरी हुई थी, जो रेत के बारीक कणों को तब तक गर्म कर रही थी जब तक कि वे लाल गर्म लोहे की छर्रों की तरह न लगने लगे। चिलचिलाती गर्मी के कारण रेत से गर्मी की किरणें निकल रही थी, जिससे अंततः ऊपर का स्थान टेढ़ा मेढ़ा और असली जैसा लगने लगा। अंतहीन रेगिस्तान के बीच में एक काली आकृति धीरे धीरे उभरी, जो मौसम के कारण थकी हुई लग रही थी और जाहिर तौर पर उसने रेगिस्तान में काफी समय बिताया था। आकृति एक ऊंचे रेत के टीले पर चढ़ी, आसपास के इलाके को स्कैन किया और फिर स्टोरेज रिंग से भेड़ की खाल का नक्शा निकाला। आगे के रास्ते की जांच की। यह शापित नक्शा विक्रेता, वे क्या बेकार नक्शे बेचते हैं? अधिकांश चिन्ह गलत है। एक आपूर्ति बिंदु नहीं मिला। जियाओ यान ने नक्शे की जांच करते हुए निराशा में अपने सूखे होठों को चाटते हुए शाप दिया। तभी याओ लाओ की आवाज उसके दिमाग में आई, जियाओ यान, जल्दी से छिप जाओ, छिप जाओ। याओ लाओ की बात सुनकर जियाओ यान हैरान होने के बावजूद संकोच नहीं किया और निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल तपती रेत की परवाह किए बिना वह रेत पर मुंह के बल लेट गया। मास्टर, क्या आपने कुछ नोटिस किया? लेटने के बाद जियाओ यान ने पूछा। टैगोर, रेगिस्तान में रेत के नीचे छिपे जादुई जानवरों से सावधान रहने के अलावा सबसे ज्यादा डर सर्प लोगों से था। कुछ लोग उन्हें पार करना चाहते थे क्योंकि वे आश्चर्यजनक हमलों के लिए जहरीले सांपों का इस्तेमाल करते थे, जिनसे बचना बेहद मुश्किल था। अजीब बात है, हम अभी रेगिस्तान में भी नहीं पहुंचे हैं, इतने सारे सर्प लोगों के सैनिक क्यों दिखाई दे रहे हैं? याओ लाओ ने शियाओ यान के छिप जाने के बाद भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। सर्प लोगों के सैनिक। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर शियाओ यान के चेहरे पर उलझन और बढ़ गई। अचानक रेत के पास लेटे शियाओ यान ने सरसराहट की आवाज सुनी। सर्प लोगों की हरकत।
जल्द ही जैसे ही उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसने अपनी दृष्टि के किनारे पर जहरीले भालों से लैस सर्प लोगों के सैनिकों की कतारें देखी। उनमें से हजारों होने चाहिए। सर्प लोगों की निरंतर धारा को दृष्टि में आते देखकर शियाओयान को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह जियामा साम्राज्य और सर्प लोगों के बीच लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से अच्छी तरह वाकिफ था। स्टोन डेजर्ट सिटी से कुछ ही दूर सर्प लोगों की इतनी बड़ी सेना के दिखाई देने से क्या यह हो सकता है कि सर्प लोग युद्ध शुरू करने की फिराक में थे? जैसा कि जियाओयान ने अनुमान लगाया, कुछ ही मिनट बीत गए और सर्प लोगों का सशस्त्र समूह लगभग उस जगह पहुंच गया जहां वह छिपा हुआ था। तभी उसकी दृष्टि के किनारे पर उसने 4 सर्प लोगों को देखा जिनके पंख चमकीले थे और वे हवा में उड़ रहे थे। 4 सर्प लोग डुकिंग पावर हाउस। जैसे ही जियाओयान फिर से आश्चर्यचकित हुआ, अचानक एक मानव हाथ के आकार का काला पक्षी उसके पीछे आकाश में उड़ गया। जल्दी चलो, हमें देख लिया गया है। पक्षी को देखकर याओलाओ ने और अधिक तत्परता से बात की। अध्याय 296 लियूलिंग ने शहर की रक्षा को तोड़ दिया। जैसे ही याओलाओ की आवाज गिरी, आकाश में मंडराते हुए उड़ते हुए पक्षी ने अचानक एक तीखी चीख निकाली। मूल रूप से याओलाओ के आभा से छिपे हुए इन सांप लोगों के सैनिकों के लिए उसे यहाँ छिपे हुए देखना मुश्किल होता। हालांकि पक्षी के संकेत के साथ सांप लोगों के सैनिक और 4 डुकिंग स्तर के विशेषज्ञ तुरंत सचेत हो गए। मानव जासूस। कुछ ही दूरी पर सांप लोगों की जनजाति के नेता मोबास ने पक्षी के संकेत को महसूस करने पर एक उत्साहित भाव दिखाया। उसकी दृष्टि में दूर एक रेत के टीले पर एक काली आकृति दौड़ने लगी। पीछा करो, मोबास की धीमी चीख के साथ 4 सांप लोग डुकिंग स्तर के विशेषज्ञ तुरंत उस दिशा में भाग गए जहां जियाओयान भाग रहा था। सांप लोगों के सैनिक, जो पहले से ही जियाओयान के बहुत करीब थे, ने भी उसकी आकृति को देखा। इस समय ब्लू स्पिरिट साधना वाले एक सर्प व्यक्ति के नेतृत्व में अनगिनत सर्प व्यक्ति सैनिकों की आंखों ने एक भयावह हत्या का इरादा प्रकट किया। अगले ही पल अनगिनत विषैले भालों ने आकाश को भर दिया और जियाओयान की स्थिति को ढक दिया। अरे, किस्मत वाकई खराब है। अपने पीछे के आकाश को जहरीले भालों के समुद्र से भरा हुआ महसूस करते हुए जियाओयान ने गुस्से में शाप दिया। फिर तुरंत डूबी हुई की एक मोटी परत ने उसे घेर लिया। जैसे ही जहरीले भाले गिरे, उसने बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि उसके सारे प्रयासों के बावजूद 2 या 3 जहरीले भाले अभी भी उसके शरीर में घुसे हुए थे। जैसे ही ये जहरीले भाले उसकी डूबी हुई सुरक्षा को तोड़ने वाले थे, जियाओयान के शरीर पर अचानक एक ठंडी सफेद लौ उभरी। इस ठंडी सफेद लौ का सामना करने के बाद आने वाले जहरीले भाले अचानक अपने रास्ते में रुक गया। ये परेशानी भरा होने वाला है। 4 स्नेक पीपल डुकिंग स्तर के विशेषज्ञों को लगातार पीछे से आते देख याओलाओ ने जोर से आह भरी। अगले ही पल जियाओयान की पीठ से अप्रत्याशित रूप से सफेद डूकी हुई पंखों की एक जोड़ी उगाए। हालांकि ये डूकी हुई पंख कुछ हद तक अलौकिक दिखाई दे रहे थे। डुकिंग स्तर की ताकत वाला एक इंसान। जैसे ही जियाओयान ने भागने के लिए अपने सफेद पंखों को हिलाया, पास ही में मौजूद 4 स्नेक पीपल नेता भी हैरान रह गए। हम उसे भागने नहीं दे सकते। स्थिति को समझने के बाद 4 स्नेक पीपल नेताओं की आंखें बर्फीली हत्या के इरादे से भर गईं। यूमेई, तुम सेना के साथ आगे बढ़ते रहो। कुईजिंग, नानशे और मैं इस मानव शक्ति का पीछा करेंगे। हमें उसे रेगिस्तान में ही रखना चाहिए। मोबास ने जल्दी से अपने बगल में खड़े यूमेई को निर्देश दिया, फिर तेजी से जियाओयान की दिशा में बढ़ गया। मोबास और अन्य 2 सांप लोगों के चले जाने के बाद यूमेई एक पल के लिए रुका, फिर सांप लोगों की सेना की ओर उड़ गया। हुश। थोड़ी देर बाद एक शांत रेगिस्तान में दूर से तेज हवा की आवाज अचानक से आई। कुछ ही क्षणों बाद पूर्वी क्षितिज से अचानक एक काली छाया दिखाई दी, जो तेजी से आसमान को पार कर रही थी। अपनी तेज गति से उत्पन्न तीव्र दबाव के कारण इसने रेगिस्तान में 100 मीटर से ज्यादा लंबी एक विशाल रेत की सुरंग बना दी। घूमती पीली रेत के बीच काली छाया धीरे धीरे क्षितिज पर गायब हो गई। हालांकि बिखरी हुई रेत के पूरी तरह से जमने से पहले 3 और काली छायाएं तेजी से झपट्टा मारती हुई आई। उनकी उड़ान की गति और भी भयंकर थी, जो पिछली छाया द्वारा छोड़ी गई रेत की सुरंग की चौड़ाई को सीधे दोगुना कर रही थी। मानव जासूस, तुम आज नहीं बच पाओगे। मोबास के चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाई दिया। उसने जियाओयान के पीछे जोर से चिल्लाया, मैं वास्तव में जासूस नहीं हूँ। पीछे से आती आवाज सुनकर जियाओयान बहुत असहाय भाव से मुड़ा और वापस चिल्लाया। स्टोन डेजर्ट सिटी में सबसे बड़े भाई के भाड़े के समूह के निवास के भीतर एक आंगन में एक लंबा और सीधा युवक धीरे धीरे एक बंद दरवाजे वाले साधना कक्ष से निकला। इस समय लियूलिंग की आभा उस दिन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी जब उसने जियोयान से लड़ाई की थी। आखिरकार डू स्पिरिट को तोड़ दिया। लियूलिंग ने आलस से अपने शरीर को खींचते हुए बड़बड़ाया। तभी जल्दबाजी में कदम आंगन के पास पहुंचे जहां लियूलिंग था, और जल्द ही आंगन के गेट पर एक आकृति दिखाई दी। कप्तान, कप्तान, ये बुरा है कप्तान। कैसिल्डा घबराई हुई दिख रही थी। उसका स्वर आग्रहपूर्ण था। इतना घबराओ मत, क्या बात है, धीरे बोलो। कैसिल्डा की अभिव्यक्ति को देखकर लियूलिंग ने अधीरता से फटकार लगाई। कप्तान, रेगिस्तान की गहराई से बड़ी संख्या में सांप लोगों के सैनिक उभरे हैं। क्या? कैसिल्डा की रिपोर्ट सुनकर लियूलिंग भी हैरान रह गया। फिर जोर से पूछा, वे अब कहाँ हैं? उनका अनुमान है कि वे आधे घंटे से भी कम समय में शहर के बाहर पहुंच जाएंगे, कैसिल्डा ने जवाब दिया। इतनी जल्दी? जल्दी से सभी भाइयों को पूर्वी शहर के गेट पर इकट्ठा करो। सांप लोगों की सेना के आने के बारे में जानने के बाद लियूलिंग ने कैसिल्डा को निर्देश दिया, फिर जल्दी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद लियूलिंग पूर्वी शहर के गेट की शहर की दीवार पर दिखाई दिया। बाहर की ओर देखते हुए लियूलिंग की दृष्टि के अंत में घूमती हुई पीली रेत के नीचे व्यवस्थित सांप लोगों के सैनिकों की कतारें धीरे धीरे उभरी। अरे, क्या ये सांप लोग पागल हैं? क्या वे वास्तव में युद्ध शुरू करना चाहते हैं? मैं थोड़े समय के लिए ही पूर्वी सीमा पर रहा हूँ, मैं इस तरह की चीज का सामना कैसे कर सकता हूँ? सांप लोगों के सैनिकों की विशाल संख्या को देखकर लियूलिंग कुछ उदास महसूस कर रहा था।
हालांकि लियूलिंग निराश महसूस कर रहा था, लेकिन एक दशक से ज्यादा समय तक जियामा साम्राज्य में रहने वाले और लगभग 1000 भाड़े के सैनिकों वाले सबसे बड़े भाई भाड़े के समूह के नेता के रूप में उसे जिम्मेदारी का एहसास हुआ। हमें इन सांप लोगों के सैनिकों को शहर में घुसने नहीं देना चाहिए। स्थिति को समझने के बाद लियूलिंग ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और खुद से बड़बड़ाया। इस समय लियूलिंग के पीछे शहर के कुछ टावरों और नीचे की विशाल जमीन पर 700 या 800 पूरी तरह से सशस्त्र भाड़े के सैनिक खड़े थे, जो सभी सबसे बड़े भाई भाड़े के समूह से थे। ये बल शहर के बचाव करने वाले सैनिकों की ताकत से लगभग बराबरी करने में सक्षम था। कैप्टन लियू, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए धन्यवाद। लियूलिंग के पीछे एक मध्यम आयु वर्ग के कमांडर ने उत्साह से कहा। बचाव करने वाले कमांडर के शब्दों को सुनकर लियूलिंग ने अपना हाथ हिलाया और बहुत गंभीरता से कहा, जनरल, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के नस्लीय युद्ध में हम अभ्यासियों को युद्ध के मैदान में होना चाहिए, आम लोग कहाँ बच सकते हैं। लियूलिंग के उदार शब्दों को सुनकर मध्यम आयु वर्ग के कमांडर ने गहरी सांस ली। अगर हर कोई कैप्टन लियू की तरह होता तो यह वास्तव में हमारे जियामा साम्राज्य के लिए एक आशीर्वाद होता। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के कमांडर के शब्द गिरे, दूरी पर विशाल और शक्तिशाली सांप लोग सैनिक अचानक 2 समूहों में विभाजित हो गए। एक समूह सीधे स्टोन डेजर्ट सिटी के पूर्वी गेट की ओर बढ़ गया, जबकि दूसरा समूह शहर के बाईं ओर स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर बढ़ गया। ऐसा लगता है कि सांप लोग वास्तव में हमारे स्टोन डेजर्ट सिटी को कुछ भी नहीं मानते हैं। वे केवल हमसे निपटने के लिए एक छोटी सी सेना भेजने का इरादा रखते हैं। सांप लोग सैनिकों की हरकतों को देखकर लियूलिंग ने खुद से बड़बड़ाया। अध्याय 297, लियूलिंग बनाम यूमी। जल्द ही स्नेक पीपल सेना की एक छोटी टुकड़ी स्टोन डेजर्ट सिटी के पूर्वी द्वार के बाहर 500 मीटर के भीतर पहुंच गई। इस टुकड़ी में लगभग 1000 स्नेक पीपल सैनिक शामिल थे। हालांकि उनकी संख्या शहर के बचाव करने वाले सैनिकों और सबसे बड़े भाई भाड़े के सैनिकों के समूह की संयुक्त संख्या से थोड़ी कम थी, लेकिन स्नेक पीपल बल की समग्र साधना बचाव करने वाले सैनिकों की तुलना में काफी अधिक थी। उनमें न केवल ग्रैंड मास्टर के साधना स्तर वाले 8 स्नेक पीपल योद्धा थे, बल्कि पीछे पीछे डू स्पिरिट स्तर के 2 स्नेक पीपल भी थे। स्टोन डेजर्ट सिटी की तरफ डू स्पिरिट बनने के लिए लियूलिंग के अलावा ग्रैंड मास्टर के साधना स्तर वाले लोग बेहद दुर्लभ थे। जैसे जैसे स्नेक पीपल सेना आगे बढ़ती गई, बचाव करने वाले कुछ सैनिक बेहद घबरा गए, यहाँ तक कि उनके हथियार पकड़े हुए हाथ भी थोड़े कांपने लगे। इस समय केवल कुछ पुराने अनुभवी और भाड़े के सैनिक जिन्होंने युद्ध में सांप लोगों का सामना किया था, इस सांप लोगों की सेना का सामना करने की हिम्मत कर रहे थे, क्योंकि वे कई मौकों पर सांप लोगों से भिड़ चुके थे। जब सांप लोगों की सेना शहर के बाहर 300 मीटर के भीतर आगे बढ़ी, तो शहर के टॉवर पर कमांडिंग ऑफिसर ने अचानक अपनी कमर से लटकी हुई तीखी तलवार निकाली और चिल्लाया, धनुर्धरों, तैयार हो जाओ। कमांडर ऑफिसर की जोरदार चीख के साथ शहर के टॉवर पर मौजूद तीरंदाजों ने अपने तीरों को तारों पर लगाना शुरू कर दिया। उसी समय सांप लोगों की पंक्तियों के भीतर से एक स्पष्ट महिला की आवाज सुनाई दी, अपने भाले उठाओ। इस बार सांप लोगों की हमलावर सेना के अधिकांश योद्धाओं ने प्रत्येक हाथ में एक तेज जहरीला भाला पकड़ रखा था। इस स्पष्ट आदेश के तहत लगभग 500 सांप लोगों के योद्धाओं ने अपने चमकदार भाले उठाए। छोड़ो, फेंको। अगले ही क्षण क्षेत्र में लगभग एक साथ 2 आदेश गूंज उठे। तुरंत शहर के टॉवर से अनगिनत तीर बरसने लगे, जबकि जमीन पर सैकड़ों बड़े भाले शहर के टॉवर पर खड़े सैनिकों की ओर उड़े। तेजी से आ रहे भालों का सामना करते हुए बचाव करने वाले सैनिक, जो मूल रूप से तीरंदाजों के पीछे थे, जल्दी से अपनी भारी ढालें उठाई और आगे बढ़े। हालांकि शक्तिशाली प्रभाव के तहत कई सैनिकों की ढालें एक पल में टूट गईं और वे भालों से छलनी हो गए और मौके पर ही मर गए। यहाँ तक कि वे सैनिक भी जो केवल भालों से घायल हुए थे, वे भी ऐंठन के साथ जल्दी से जमीन पर गिर गए। बाणों की वर्षा के तहत सांप लोगों की तरफ भी हताहत हुए, लेकिन सांप लोगों की मजबूत काया के कारण उनमें से अधिकांश ने तीर लगने के बाद भी काफी लड़ाकू शक्ति बरकरार रखी। केवल एक दौर की जांच और स्टोन डेजर्ट सिटी को लगभग 200 हताहतों का सामना करना पड़ा, जबकि सांप लोगों की तरफ हताहतों की संख्या केवल 1/4 थी। ये स्थिति देखकर लियूलिंग, जिसने अभी अभी एक भला रोका था, अत्यंत गंभीर हो गया। इस तरह के बड़े पैमाने के युद्ध में उसके लिए केवल अपनी डू स्पिरिट साधना के साथ स्थिति को बदलना शायद मुश्किल होगा। सौभाग्य से अभी अभी हुए हमले जैसे कि स्नेक पीपल की तरफ से अल्पावधि में फिर से आने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा हालांकि स्टोन डेजर्ट सिटी की दीवारें प्राचीन थीं, वे बेहद मजबूत थीं। यहाँ तक कि डू स्पिरिट स्तर के विशेषज्ञों के हमले भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। जाओ, इन विषनाशक गोलियों को उन भाइयों में बांट दो जिन्हें जहर दिया गया है। पलटकर लियूलिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से दर्जनों विषनाशक गोलियों की बोतलें निकाली और उन्हें कैसिल्डा को सौंप दिया। भगवान, ये वास्तव में एक डुकिंग स्तर का विशेषज्ञ है। जैसे ही लियूलिंग ने मुड़कर देखा, शहर के टॉवर पर मौजूद सैनिक एक एक करके आश्चर्य से चिल्लाने लगे। इन उद्गारों को सुनकर लियूलिंग तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा। उसकी दृष्टि में विशाल हरे युद्ध पंखों वाली एक महिला सर्प व्यक्ति सर्प लोगों की सेना के ऊपर आकाश में दिखाई दी। महिला सर्प व्यक्ति का शरीर कामुक था, उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे और त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसकी पतली कमर असीम आकर्षण से भरी हुई थी। गुर उसे देखकर लियूलिंग भी निगलने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर उसके नीचे विशाल सांप की पूंछ न होती तो शहर के टॉवर पर मौजूद सैनिकों को प्रतिरोध छोड़ने का मन होता। ... सबकी निगाहों के सामने यूमे ने धीरे से अपना नाजुक चेहरा उठाया, शहर के टॉवर पर मुगद्या भयभीत आंखों को देखते हुए। वह हल्के से मुस्कुराए, फिर जल्दी से अपने हाथों से एक अजीब सी मोहर बनाई। उसी समय उसकी सांप की पूंछ ने हल्के से जमीन पर थपकी दी। हल्की दबी हुई आवाज के साथ शांत रेत अचानक फट गई। यूमे के सामने तुरंत एक विशाल रेत की लहर बनी, फिर शहर के टॉवर पर लोगों की ओर बढ़ी। सब लोग पीछे हटो। यूमे को बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करते देख लियूलिंग ने जल्दी से शहर के टॉवर पर सैनिकों और भाड़े के सैनिकों को पीछे हटने के लिए चिल्लाया।
उसके बाद उसने जल्दी से अपने शरीर पर युद्ध कवच का एक सेट जमा किया और अपने हाथों से 2 त्वरित मोहरों के साथ लगभग 10 फीट व्यास का एक बड़ा बवंडर रेत की लहर से मिलने के लिए आगे बढ़ा। बूम! जैसे ही बवंडर घुमा, विशाल रेत की लहर का अधिकांश हिस्सा अवरुद्ध हो गया, लेकिन कुछ बिखरी हुई रेत ने कई सैनिकों को मारा, जिससे वे तुरंत जमीन पर गिर गए। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टोन डेजर्ट सिटी में तुम्हारे जैसा युवा और सुंदर विशेषज्ञ होगा। एक सुंदर मानव युवक को अपने आकस्मिक हमले को रोकते हुए देखकर युमेई थोड़ा हैरान हुई। युमेई की चिढ़ाने वाली टिप्पणी का सामना करते हुए लियू लिंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। या तो लड़ो या पीछे हटो। लियू लिंग के सीधे शब्दों को सुनकर क्रोधित होने के बजाय युमेई ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे सुंदर लड़के, इतना बड़ा गुस्सा क्यों? क्या तुम रेगिस्तान में बहन के साथ खेलने आना चाहते हो? क्या तुम इंसानों को हम सांप महिलाओं को गुलाम बनाने का शौक नहीं है? फिर मैं तुम्हें भी अपना गुलाम बना लूंगा, ठीक है? हालांकि युमेई की आवाज नर्म और आकर्षक थी, फिर भी लियू लिंग ने उसमें कुछ ठंडी हत्या की मंशा देखी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जोर से जवाब दिया, मिस, अगर तुम गर्मी में हो तो उन मजबूत लोगों को ढूंढो। मेरे छोटे हाथ और पैर शायद तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा हम एक युद्ध के बीच में हैं। क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने लाइव प्रसारण करना चाहती हो? हाँ, गर्मी में होने के कारण तुम मुझे ढूंढ सकती हो और मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगा। जैसे ही लियू लिंग के शब्द निकले, शहर के टॉवर पर लोगों की हंसी फूट पड़ी। लड़ाई से पहले टोस्ट। लियू लिंग की चीख और शहर के टॉवर पर सैनिकों की कामुक हंसी सुनकर युमेई का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। अपने चांदी के दांतों को काटते हुए उसने अचानक अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया और गहरे हरे रंग की ऊर्जा की 5 किस्में फूट पड़ी। एक दूसरे से लिपटते हुए वे आखिरकार 5 विशाल ऊर्जा वाले हरे सांपों में संघनित हो गए। ऊर्जा हरे सांप बिजली की तरह हवा में टूट गए। पलक झपकते ही वे लियू लिंग के सामने पहुंच गए। अपने तीखे दांतों से भरे मुंह खोलकर उन्होंने लियू लिंग के चेहरे पर भयंकर काट लिया। अध्याय 298, जल्दी करो और द्वितीय बटालियन लीडर को बुलाओ। लानत है। अपने सामने 5 विशाल हरे सांपों को देखकर लियू लिंग का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से अपने उन्नत जुबान स्तर के शरीर की तकनीक विंड ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया ताकि इन 5 ऊर्जा वाले हरे सांपों के काटने से बाल बाल बच सके। शरीर की तकनीक के साथ इतनी तेजी, अपने सुंदर चेहरे पर हल्की ठंडक के साथ युमेई ने अपना हाथ कस लिया और 5 ऊर्जा वाले हरे सांप वास्तव में लियू लिंग का पीछा करने के लिए फिर से पीछे मुड़े। हालांकि लियू लिंग अभी भी उन्हें पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब रहा। कभी कभी बचने के दौरान ऊर्जा वाले हरे सांपों पर हमला करता रहा। कई प्रयासों के बाद हरे सांप की ऊर्जा की कई किस्में जल्द ही लियू लिंग द्वारा हवा में बिखर गईं। फिर लियू लिंग ने मुस्कुराते हुए युमेई को इशारा किया, चलो बड़ी बहन गर्मी में। हे, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका। लियू लिंग को ऊर्जा वाले हरे सांपों से बचते हुए और पीछे हटते हुए देखकर युमेई हल्की से हंसी। फिर उसकी आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। अगले ही पल उसकी हथेली में 2 गहरे हरे रंग की ऊर्जा की लड़ियां दिखाई दी, जो तुरंत 2 विशाल हरे सांपों में बदल गईं। ये हरे सांप स्पष्ट रूप से पिछले 5 छोटे ऊर्जा वाले हरे सांपों से अलग थे। इन 2 विशाल हरे सांपों के शरीर पर न केवल सख्त शल्क थे, बल्कि उनके खुले मुंह के बीच में सफेद रंग के तीखे दांत भी थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये हरे सांप जीवन शक्ति से युक्त लग रहे थे। उनके शरीर से एक हल्की भयंकर आभा निकल रही थी। हिस! एक दहाड़ के साथ ऊर्जा वाले हरे सांप तेजी से लियू लिंग की ओर झपटे। शहर के टॉवर पर लियू लिंग की हथेलियां तुरंत बैंगनी लिपटों की एक परत से ढक गईं, जो लगातार 2 हरे सांपों पर धधकती हुई हथेली के निशान बना रही थी। हालांकि न केवल हरे सांपों में मजबूत हमला करने की शक्ति थी, बल्कि उनका बचाव भी दुर्जय था। लियू लिंग की धधकती हथेली के निशान उन पर लगे, लेकिन उन्हें पीछे धकेल नहीं पाए। कितना भयानक! सिर्फ 2 अजीब ऊर्जा सांपों में ही डू स्पिरिट पावर हाउस की ताकत है। लियू लिंग के पास एक बहुत ही उत्साहित शहर रक्षा कमांडर ने कहा, मैंने सुना है कि सांप लोगों की जनजाति के कुछ मजबूत सदस्य जादुई जानवरों की आत्माओं को निकाल सकते हैं और उन्हें अद्वितीय कौशल में विकसित कर सकते हैं। ये कौशल न केवल जादुई जानवरों की अधिकांश ताकत को बनाए रखते हैं, बल्कि मास्टर द्वारा उपयोग किए जाने पर बेहद परेशानी भरे भी हो जाते हैं। आज इसे देखकर ये सच लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कैप्टन लियो इसे संभाल सकते हैं। शहर रक्षा कमांडर के शब्दों को सुनकर उसके बगल में खड़े एक अनुभवी सैनिक ने अचानक आह भरी। आप काफी कुछ जानते हैं। शहर के टॉवर के बाहर आसमान में अपनी गहरी सुनने की शक्ति से युमेई ने शहर के रक्षा कमांडर और अनुभवी सैनिक के बीच बातचीत सुनी। अपनी आंखों में हत्या के इरादे के संकेत के साथ उसने कहा। अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और एक अजीब इशारा किया। तुरंत नीचे के सांप लोग सैनिक शहर के द्वार और शहर की दीवार की ओर तेजी से भागे। इस बीच उसने खुद अपने हरे पंखों को हिलाया और शहर के टॉवर के ऊपर उड़ गई। लियू लिंग की ओर देखे बिना जो ऊर्जा हरे सांपों से उलझा हुआ था, वह सीधे शहर में उड़ गई, मुश्किल से किसी के लिए रुकी। एक पल में 1 दर्जन लोगों को खोने के बाद एक भाड़ी का सैनिक कादिसा के सामने भागा, बेहद उत्साहित। यह उड़ने वाली सांप महिला बहुत क्रूर है। हमारे भाई बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। हाँ, कप्तान का पक्ष भी बहुत खतरनाक है। अगर यह जारी रहा तो हम जल्द ही खत्म हो जाएंगे। कादिसा ने भारी सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। क्या हमारे पास अभी भी सेकंड बटालियन लीडर नहीं है? सेकंड बटालियन लीडर एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो बिना पंखों के भी शून्य में कदम रख सकता है। एक बार से पूरा स्टोन डेजर्ट सिटी कांप उठेगा। अचानक लियू लिंग के साथ डेजर्ट आयरन मर्सिनरी ग्रुप में आए भाड़े के सैनिकों में से एक ने उत्साह से कहा, क्या आप कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले स्टोन डेजर्ट सिटी के ऊपर आसमान में दिखाई देने वाली आकृति आपके मास्टर ब्रदर्स मर्सिनरी ग्रुप की सेकंड बटालियन लीडर थी? कादिसा के पास जवाब देने का समय नहीं था जब सिटी डिफेंस कमांडर ने जल्दबाजी में पूछा। हाँ, ये सही है। वह हमारे कैप्टन को ब्रो कहता है। भाड़े के सैनिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हाँ, यहाँ इतनी मजबूत उपस्थिति के साथ हमें स्टोन डेजर्ट सिटी में इन सांप लोगों से क्या डरना है?
कमांडर खुश था, फिर उत्साहित होकर कैसिल्डा से कहा, कैसिल्डा, जल्दी से जाओ और अपने सेकंड बटालियन लीडर को बुलाओ। स्टोन डेजर्ट सिटी से जीवन और मृत्यु के संकट को दूर करो। जनरल, मुझे बहुत खेद है, लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में स्टोन डेजर्ट सिटी में सेकंड बटालियन लीडर को नहीं देखा है। वह कहीं और गया होगा, कैसिल्डा ने आह भरते हुए जवाब दिया। कैसिल्डा का जवाब सुनकर शहर की रक्षा कमांडर के दिल में अभी अभी जो हल्की उम्मीद जगी थी, वह तुरंत खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि हम देश के लिए खुद को बलिदान कर सकते हैं। ये शब्द जोर से चिल्लाते हुए शहर के रक्षा कमांडर बिना किसी हिचकिचाहट के शहर के टॉवर से नीचे उतरे, क्योंकि इस समय युमेई पहले से ही शहर के गेट के रास्ते में घुस चुकी थी। इतनी संकरी जगह में युमेई ने एक ही बार में अंदर के सभी सैनिकों को मार गिराया, फिर अंदर से शहर का गेट खोलना शुरू कर दिया। शहर के गेट के खुलने की तेज आवाज सुनकर लियूलिंग कुछ घबरा गया। अगर सभी स्नैक पीपल सैनिक शहर में घुस गए तो न केवल शहर के अंदर के नागरिक मर जाएंगे, बल्कि उनके द्वारा स्थापित भाड़े के सैनिकों का समूह, एल्डर ब्रदर भाड़े के सैनिकों का समूह भी खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में वह गुहे द्वारा उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। ये सोचते हुए ऊर्जाहारे सांपों में से एक के हमले को भयंकर रूप से पीछे हटाने के बाद उसने अपने हाथ में दिखाई देने वाले एक जैद ताबीज को कुचल दिया। जैद ताबीज के कुचले जाने के बाद स्टोन डेजर्ट सिटी से कई मील पश्चिम में जियाओ जिन की गोल आंखें अचानक स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर देखने लगी और फिर एक पल में उसका आकार गायब हो गया। स्टोन डेजर्ट सिटी के पूर्वी द्वार के धुंधले मार्ग में युमेई अकेले ही दौड़कर अंदर आया और जबरन शहर का द्वार खोल दिया। ठीक इसी समय टॉवर कमांडर कई पुराने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अचानक मार्ग के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ, लगभग मौत के डर के बिना डुकिंग पावर हाउस युमेई की ओर दौड़ा। कितना दुस्साहस! कुछ चींटियों को शहर का द्वार खोलने से रोकने की कोशिश करते हुए देखकर युमेई ने अपने चेहरे पर बेहद तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया। अगले ही पल उसकी हथेली में एक विशाल हरी ऊर्जा इकट्ठी हो गई। इस संकरे मार्ग में युमेई के प्रहार से जो लोग आगे बढ़े वे इससे बच नहीं सके। हालांकि जैसे ही युमेई ने अपनी हथेली में हरी ऊर्जा इकट्ठी की, उसकी भौहें अचानक ऊपर उठ गईं। उसकी धारणा के तहत इस क्षेत्र पर एक भयानक आभा उतर आई और लियूलिंग को उलझाने के लिए उसने जो 2 विशाल ऊर्जा वाले हरे सांप छोड़े थे, वे अप्रत्याशित रूप से बिना किसी चेतावनी के नष्ट हो गए। यह आभा, यह महारानी की कई महीने पहले की आभा से लगभग तुलनीय है। वास्तव में कौन आया है? अपने दिल में भयभीत महसूस करते हुए युमेई का हाथ जिसने हरी ऊर्जा को इकट्ठा किया था, अंत में वार नहीं किया। अगले ही पल उसकी आकृति अचानक आधे खुले शहर के द्वार से संकरे और धुंधले रास्ते से बाहर निकल गई। इस संकरे और धुंधले रास्ते को छोड़कर जियाओ जिन, ये वो बड़ी बहन है जो तुम्हें पकड़ना चाहती है और तुम्हें भाई लियू की गुलाम के रूप में वापस ले जाना चाहती है। उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। अध्याय 299 पकड़ा गया। शहर के द्वार से बाहर तेजी से भागते हुए हवा में उड़ती हुई युमेई ने अचानक अपना सिर घुमाया और शहर के विशाल टॉवर को देखा। उसकी नजर में लियूलिंग का एक हाथ खुद की ओर इशारा कर रहा था, जबकि दूसरा एक गोरे छोटे लड़के के सिर को सहला रहा था। और वह भयानक आभा जिसने उसे अभी अभी भय से भर दिया था, इस गोरे छोटे लड़के से निकल रही थी। ऐसा भयानक शक्तिशाली वास्तव में उस लड़के को अपना सिर छूने देता है। उनके बीच क्या रिश्ता है? मैंने अभी अभी उस लड़के के खिलाफ एक चाल चली है, क्या यह हो सकता है? शहर के टॉवर पर यह दृश्य देखकर युमेई सदमे में अपना जबड़ा खोलने वाली थी। उसका सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसी समय शहर के टॉवर पर भाड़े के सैनिक एक स्वर में चिल्लाते रहे, दूसरा कप्तान शक्तिशाली है, दूसरा कप्तान शक्तिशाली है। इन भाड़े के सैनिकों की उत्साहित चीखें सुनकर युमेई का दिमाग कुछ हद तक अभिभूत हो गया। दूसरा कप्तान, इतना भयानक पावर हाउस वास्तव में एक छोटे से भाड़े के सैनिकों के समूह से आता है। फिर उनका कप्तान कौन है? क्या ये वह लड़का हो सकता है जिसके खिलाफ मैंने अभी लड़ाई लड़ी है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पावर हाउस कौन है, मुझे ये जानकारी महारानी तक पहुंचानी चाहिए, अन्यथा उसके साथ 8 जनजातियों के योद्धाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने दिमाग में अन्य सभी अराजक विचारों को दबाते हुए युमेई ने आखिरकार इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात को सुलझा लिया। पूरी तरह से पीछे हटो। नीचे से आप लोगों के सैनिकों की ओर एक आदेश जारी करने के बाद, जो छोटे गोरे लड़के की उपस्थिति से भी भयभीत थे, युमेई के हाथों ने तेजी से उसके सामने कई मोहरें बनाई। सांप कला, विभाजन। युमेई के दिमाग में कम शराब के साथ उसका शरीर अचानक कांप उठा और फिर सभी के आश्चर्य के लिए यह विस्फोट हो गया। विस्फोट के भीतर मांस और रक्त का कोई छींटा नहीं था। इसके बजाय विस्फोट से गहरे हरे रंग के ऊर्जा सांपों की अनगिनत किस्में उभरी, जो स्टोन डेजर्ट सिटी से दूर दिशा की ओर भागी। शहर के टॉवर पर जियो जिन ने लियूलिंग के शब्द सुने। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि एस्ट्रेस से उसका क्या मतलब था, लेकिन वह समझ गया कि युमेई लियूलिंग को पकड़ना चाहती थी और उसे गुलाम बनाना चाहती थी। जियो जिन, वह भागने की कोशिश कर रही है, जल्दी करो। युमेई के शरीर को रहस्यमय तरीके से विस्फोट करते और भागते हुए अनगिनत ऊर्जा सांपों में बदलते हुए देखकर लियूलिंग ने जियो जिन के सिर को थपथपाया और जल्दी से बोला, मम्मा। लियूलिंग के आग्रह को सुनकर जियो जिन ने संकोच नहीं किया। जैसे ही लियूलिंग के शब्द गिरे, उसका शरीर लगभग उस स्थान पर दिखाई दिया जहां युमेई का शरीर फट गया था। फिर उसकी छोटी हथेली धीरे से मुड़ी और अनगिनत सुनहरे ऊर्जा धागे उसके अंदर से फूट पड़े, तेजी से उन ऊर्जा सांपों को पकड़ते हुए, उन्हें रस्सियों की तरह कसकर बांधते हुए और फिर उन्हें वापस जियो जिन की तरफ खींच लिया। इस दौरान कई ऊर्जा सांप पहले ही रेत में गायब हो चुके थे। ये देखकर जियो जिन का शरीर आसमान से उतरा और सांप लोगों के योद्धाओं के समूह के सामने आ गया। फिर उसने अपने छोटे पैरों में से एक को उठाया और जमीन पर जोर से पटका। ऊर्जा के अनगिनत धागे रेत की परत के माध्यम से बहने लगे। कुछ ही देर बाद 1 किलोमीटर दूर एक दबी हुई आवाज सुनाई दी और युमेई की आकृति शहर के टॉवर पर सभी की नजरों के किनारे पर दिखाई दी। युमेई के फिर से प्रकट होने के बाद जियो जिन की आकृति एक बार फिर उसके सामने चमक उठी। फिर इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, एक सुनहरी ऊर्जा निकली जिसने सीधे उसके शरीर को बांध दिया।
चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह स्वर्ण ऊर्जा के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती थी। फिर सांप लोगों के योद्धाओं की आंखों में अनंत भय के बीच ज़ियाओजिन ने धीरे धीरे युमेई को स्टोन डेजर्ट सिटी की ओर खींचा। जल्दी करो, मंदिर में खबर लाना सुनिश्चित करो। कुछ सांप लोगों के सैनिकों को अभी भी चिल्लाते हुए और पागलों की तरह भागने की इच्छा करते हुए देखकर युमेई ने तुरंत चिल्लाया, लेडी युमेई, अपना ख्याल रखना। उसके चिल्लाने पर शेष 900 से अधिक सांप लोगों के सैनिक एक पल के लिए झिझके और अपनी आंखों में संघर्ष किया, फिर ज़ियाओजिन द्वारा लिए जा रहे मार्ग से बचने लगे और जल्दी से स्टोन डेजर्ट सिटी से दूर चले गए। जब सभी सांप लोगों के सैनिक भाग गए तो स्टोन डेजर्ट सिटी के सैनिकों और शहर के टॉवर पर मौजूद भाड़े के सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार उठाए और जयकारे लगाए। कमांडर लियू, आपका दूसरा कप्तान वास्तव में असाधारण है। जयकारों के बीच बचाव करने वाले कमांडर ने बेहद उत्साहित होकर लियूलिंग पर चिल्लाया। इस समय लियूलिंग के प्रति उसका रवैया पहले से भी अधिक सम्मानजनक था। वास्तव में दूसरा कप्तान अद्वितीय है। सभी के चेहरे मुस्कान से भर गए और वे खुशी से चिल्लाए। सभी को ज़ियाओजिन की प्रशंसा करते देखकर लियूलिंग अपने दिल में खुश महसूस नहीं कर सका और वह ये भी कह सकता था कि वह कुछ चिंतित था। अब जब ज़ियाओजिन का पर्दाफाश हो चुका था तो न केवल स्टोन डेजर्ट सिटी में सभी को पता चल गया था, बल्कि सांप लोगों को भी जल्द ही पता चल जाएगा। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को इसकी भनक लगने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिसका मतलब था कि गुहे को भी पता चल जाएगा कि लियूलिंग ने मदद के लिए ज़ियाओजिन को बुलाया है। अफसोस, मुझे आश्चर्य है कि क्या शिक्षक इसके लिए मुझसे अंक काट लेंगे। लियूलिंग ने अंदर ही अंदर आह भरी। इस समय ज़ियाओजिन पहले से ही युमेई को शहर के टॉवर के ऊपर के क्षेत्र में ले आया था। इस सांप महिला को देखकर शहर के टॉवर पर भाड़े के सैनिकों और शहर के रक्षकों में घृणा भर गई। अभी युमेई ने अकेले ही स्टोन डेजर्ट सिटी में 70 से अधिक लोगों की मौत और चोटों का कारण बना था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। ये भाड़े के सैनिक और शहर के रक्षक अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए युमेई को तुरंत मारना चाहते थे। हालांकि लियूलिंग के बोलने से पहले इन लोगों ने अस्थायी रूप से अपनी नफरत को दबा दिया। ... भाई लियू, मैं आपकी चाही हुई बड़ी बहन को वापस ले आया हूँ। जल्द ही ज़ियाओजिन ने सुनहरी ऊर्जा से बंधी युमेई को लियूलिंग के पास खींच लिया। ज़ियाओजिन की कोमल आवाज सुनकर लियूलिंग के विचार तुरंत वापस आ गए और फिर उसने ज़ियाओजिन के सिर को थपथपाया और संतोष के साथ कहा, ज़ियाओजिन, बहुत बढ़िया। ये कहने के बाद लियूलिंग की नजर पकड़ी गई सांप महिला युमेई पर पड़ने लगी। जैसे ही उसकी नजर युमेई के मोहक रूप पर घूमी, लियूलिंग अचानक मुस्कुराया और बोला, बड़ी बहन, क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रेगिस्तान में वापस जाऊं? हम अपने आप पर बहुत ज्यादा खुश मत हो। महारानी रानी मेरा बदला लेंगी। लियूलिंग के आत्मसंतुष्ट व्यवहार को देखकर युमेई ने ठंडे स्वर में कहा। युमेई की धमकी सुनकर लियूलिंग के चेहरे पर एक भयभीत भाव दिखा और उसने कहा, क्या तुम्हारी मेडुसा रानी भी आएगी? हाँ, डरो, जब महारानी आएंगी तो तुम उस बदमाश सहित कीमत चुकाओगे। युमेई ने ज़ियाओजिन की ओर इशारा किया। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। क्या मेडुसा रानी भी आएगी? वह सांप लोगों की किंवदंती में सबसे भयानक शक्ति है। इस समय युमेई की बातें सुनकर उनके आसपास के सैनिक और भाड़े के सैनिक अंदर से कांप रहे थे। मेडुसा रानी की शक्ति इस सीमा पर लोगों के दिलों में लगभग अंकित हो गई थी। अध्याय 300, रानी मेडुसा का आगमन। लियूलिंग की समझ में सांप लोगों की रानी मेडुसा केवल दू सम्राट स्तर पर थी और वह ज़ियाओजिन की ताकत से बहुत परिचित थी। दू पूर्वजों के क्षेत्र में भी ज़ियाओजिन एक अपेक्षाकृत मजबूत उपस्थिति थी। इसलिए लियूलिंग युमेई के खतरे के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। इसके अलावा युमेई के शब्दों ने अनजाने में लियूलिंग के दिमाग को साफ कर दिया। अगर मेरे शिक्षक को पता होता कि मैंने दो जनजातियों के बीच युद्ध के कारण मदद के लिए ज़ियाओजिन को बुलाया है तो शायद वह मुझसे अंक नहीं काटता। इसलिए इस बार मैं 5वीं कक्षा की कीमियागर बनने से केवल एक कदम दूर हूँ। हाँ, गुहे द्वारा सौंपे गए प्रशिक्षण कार्य को पूरा करने और यूनान संप्रदाय में लौटने के बारे में सोचते हुए लियूलिंग अचानक हंस पड़ा। विद्रोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी का अनादर करने की? जब महारानी आएंगी तो तुम्हारा बुरा अंत होगा। लियूलिंग की बेवजह हंसी सुनकर युमेई का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। ठीक है, तो मैं तुम्हारी महारानी के आने और मुझे मारने का इंतजार करूंगा। युमेई को देखकर मुस्कुराने के बाद लियूलिंग ने सीधे ज़ियाओजिन से कहा, ज़ियाओजिन, इस सांप औरत की ताकत थोड़ी मजबूत है। क्या तुम भाई लियू की मदद कर सकते हो उसकी साधना को सील करने में? हाँ, लियूलिंग के अनुरोध को सुनकर ज़ियाओजिन ने तुरंत सहमति दे दी। अगले ही पल ज़ियाओजिन के हाथ ने कई मुहरें बनाई और सुनहरे ऊर्जा के धागे युमेई के शरीर में प्रवेश कर गए। अचानक युमेई की आभा हिंसक रूप से पीछे हटने लगी। बस कुछ ही सांसों में वह एक शक्तिशाली डुकिंग विशेषज्ञ से एक कमजोर महिला में बदल गई, जो दूसरे स्तर तक भी नहीं पहुंच सकती थी। इस बिंदु पर ज़ियाओजिन ने भी उसे बांधने वाली स्वर्णिम ऊर्जा को मुक्त कर दिया। अपनी तेजी से घटती ताकत को महसूस करते हुए हालांकि युमेई का चेहरा शांत रहा, लेकिन उसका दिल चरम सीमा तक चौंक गया। ये जानते हुए कि युमेई की साधना समाप्त हो गई है, लियूलिंग ने आगे बढ़कर उसकी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हैं कि तुम कितनी उग्र हो सकती हो। हाँ, युमेई ने लियूलिंग का हाथ दूर करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन लियूलिंग ने आसानी से उसका हाथ पकड़ लिया और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह छुड़ा नहीं पाई। ये देखकर युमेई ने ठंडी सांस ली और लियूलिंग को अनदेखा कर दिया। युमेई की प्रतिक्रिया देखकर लियूलिंग को उसके साथ और अधिक शब्द बर्बाद करने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने कैसिडा को निर्देश दिया, इस सांप औरत को ले जाओ और इसे मेरे आंगन में बंद कर दो। हाँ, लियूलिंग की आज्ञा सुनकर कैसिडा ने तुरंत कुछ भाड़े के सैनिकों को बुलाया और युमेई को ले जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब ये भाड़े के सैनिक पास आए तो युमेई ने अचानक प्रतिरोध में अपनी विशाल सांप की पूंछ को घुमाया। हे, अगर तुम व्यवहार नहीं करोगी तो शायद मैं तुम्हें मेरे भाइयों के साथ खेलने के लिए भेज दूंगी। तुम्हारा शरीर काफी आकर्षक है, तुम जानती हो। लियूलिंग ने हंसते हुए
कहा। लियू लिंग के शब्दों को सुनकर यू मेई का नाजुक चेहरा अचानक पीला पड़ गया, उसका शरीर कांप उठा और उसने तुरंत प्रतिरोध करना छोड़ दिया और आज्ञाकारी रूप से कैसिडा के पीछे चल पड़ी। यू मेई को ले जाते हुए देखकर लियू लिंग की निगाहें फिर से शहर के बाहरी इलाके की ओर मुड़ गई। उसकी आंखों में एक चिंताजनक भाव दिखाई दे रहा था। लियू लिंग की आंखों में स्टोन डेजर्ट सिटी को बाईपास करने वाली स्नैक पीपुल्स की बड़ी सेना ने जल्दी से खबर जान ली और वापस लौट गई। स्टोन डेजर्ट सिटी पर हमला करने वाली छोटी सेना के साथ मिल गई। इतनी बड़ी संख्या ने लियू लिंग को कुछ हद तक चिंतित कर दिया। लियू लिंग जानता था कि जियाओ जिन को उसके शिक्षक ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भेजा था। उसने जियाओ जिन से कुछ बार कार्रवाई करने के लिए कहा क्योंकि उसकी खुद की जान को खतरा था। हालांकि जियाओ जिन के लिए स्नैक पीपल जनजाति के सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करना असंभव था। क्या तुम्हारा मतलब है कि लेडी यू मेई को स्टोन डेजर्ट सिटी के भाड़े के सैनिकों ने पकड़ लिया था? स्टोन डेजर्ट सिटी से कई दर्जन मील दूर एक पुरुष सर्प व्यक्ति जो एक डू स्पिरिट प्रैक्टिशनर है ने कहा। बिल्कुल सच है, लेडी यू मेई ने हमें स्टोन डेजर्ट सिटी पर हमला न करने का आदेश दिया था, इससे पहले कि उसे पकड़ लिया जाए। हमने पहले ही मंदिर में महारानी को सूचित करने के लिए किसी को भेज दिया है, एक महिला सर्प व्यक्ति ने कहा जो अभी भी डर से कांप रही थी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुझे आश्चर्य है कि लॉर्ड मोबास और अन्य 2 लॉर्ड कब वापस आएंगे। सांप व्यक्ति जूनियर नेता ने गहरी आह भरी। जैसे ही सांप व्यक्ति नेता की आवाज गिरी, दूर के आकाश में 3 आकृतियां उनकी ओर दौड़ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बच्चे का अचानक प्रकोप इतना शक्तिशाली होगा। मैं लगभग जीवित वापस नहीं आ पाया। सांप व्यक्ति जनजाति के नेता दक्षिणी सांप ने डरते हुए आह भरी। उसकी कमर के नीचे एक कटोरे के आकार का घाव था। अगर ये थोड़ा गहरा होता तो उसकी पूरी पूंछ कट जाती। चिंता मत करो, जब महारानी आएंगी तो उनके पास निश्चित रूप से आपकी चोटों को ठीक करने का एक तरीका होगा। इसके अलावा हालांकि वह बच्चा बच गया, लेकिन उसे पहले ही हमने जहर दे दिया है। वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। मोबास ने दक्षिणी सांप के घाव को बहुत ही ठंडे अंदाज में देखा। लेडी यू मेई ने सेना को यहाँ रुकने का आदेश क्यों दिया? अचानक चुप सांप व्यक्ति नेता कुई जिंग ने आश्चर्य से कहा। शब्दों पर मोबास और दक्षिणी सांप भी विस्मय में आगे देखने लगे। जाओ, जल्दी से जांच करो कि क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ है। अगले ही पल तीनों नेता सांप व्यक्ति सेना की ओर तेजी से बढ़े। यू मेई, जैसे ही वे पास पहुंचे, मोबास ने सेना में जोर से चिल्लाया, लेकिन बदले में उन्हें यू मेई की प्रतिक्रिया नहीं मिली। लॉर्ड मोबास, लॉर्ड सदर्न स्नैक, आप आखिरकार वापस आ गए। कई सांप व्यक्ति नेताओं ने आकाश में तीनों नेताओं को उत्साह से देखा। जल्द ही सेना में वापस आए मोबास टुकड़ी को यू मेई के पकड़े जाने का पता चला। स्टोनडस्ट सिटी के मुख्य भाड़े के सैनिकों की इस टुकड़ी की उत्पत्ति किस तरह की है? उनका दूसरा डिप्टी कमांडर खालीपन पर भी चल सकता है। क्या ये हो सकता है कि वे पौराणिक डू पूर्वजों के दायरे में हों? दक्षिणी सांप ने संदेह जताया। ये सही होना चाहिए। यू मेई की विभाजन तकनीक को डू सम्राट विशेषज्ञों द्वारा भी पहचानना मुश्किल है, फिर भी वह उस व्यक्ति द्वारा आसानी से पकड़ी गई थी। कुई जिंग ने पुष्टि की। वे सभी यू मेई की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। चूंकि दूसरे पक्ष के पास डू पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ हैं, इसलिए हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते। हमें महारानी के आने और निर्णय लेने का इंतजार करना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही हमारी 4 प्रमुख सेनाएं रेगिस्तान के किनारे पहुंचेंगी, हमें अगमार साम्राज्य की रक्षा की पहली पंक्ति द्वारा रोक दिया जाएगा। मोबास ने गंभीर भाव के साथ गहरी सांस ली। ... कई दिनों बाद टैगोर ग्रेट डेजर्ट में एक प्राचीन महल के बाहर लाल कवच पहने एक महिला सांप व्यक्ति, जिसके बाल उग्र लाल थे, जल्दी से महल में घुस गई। हुआशेर नाम की यह महिला सांप व्यक्ति मेडुसा सांप रक्षकों की कप्तान थी और सांप व्यक्ति जनजाति के अन्य 8 नेताओं की तरह वह डुकिंग क्षेत्र में पहुंच गई थी। हुआशेर के हॉल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद हॉल से एक लाल रोशनी निकली और स्टोन डेजर्ट सिटी की दिशा में बढ़ गई।